तुम्हारा पुनर्जन्म सोल लैंड में हो और तुम्हारी शकल उस खूबसूरत और कातिल पॉप बीबी डोंग से डिट्टो मैच करती हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यही नहीं, तुम्हारी मार्शल सोल भी बीबी डोंग से 100% मैच करती हो। का मतलब है जब तुमने शीशे में अपनी इतनी खूबसूरत शकल देखी तो तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम एक लड़के हो। तुमने तुरंत अपनी बॉडी का हथियार चेक किया तो तुम्हें जाकर यकीन आया कि तुम एक लड़के हो। बाल बाल बच गया रे देवा। शीशे में जब उस हूबहू सेम चेहरे को देखा ना भाई साहब, तो कसम से तोते उड़ गए। डॉलुओं की दुनिया में आया तो डेथ स्पाइडर एम्परर जैसा कातिल मार्शल सोल जाग गया। लेकिन किस्मत का खेल देखो, चेहरा सीधे बीबी डोंग से मैच खा गया। और भाई रायता तो तब फैला जब सबके सामने मैंने अपना मार्शल सोल दिखाया। कियान रेनक्शुए की तो वहीं फट गई। यू शियाओगांग का दिमागी संतुलन हिल गया। यहाँ तक कि खुद बीबी डोंग भी सदमे में आ गई कि भाई इस लौंडे का मेरे साथ क्या कनेक्शन है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे कोहनी मार के इस डॉलुओ कॉन्टिनेंट में फेंक दिया और बदले में मुझे ये तथाकथित ट्विन मार्शल सोल का लॉलीपॉप थमा दिया। तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। साले छोटे कीड़े, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। नुओडिंग सिटी का मार्शल सोल हॉल। जब दिमाग के अंदर से ये आवाज गूंजी तो सच में खून उबल गया। एक सेकंड पहले मैं इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि पूरे महीने की फुल अटेंडेंस का बोनस मिल गया और अगले ही पल सीधे डॉलुओ कॉन्टिनेंट में लैंड करा दिया, वो भी सीधे मार्शल सोल अवाकेनिंग के लाइव सीन पर। अरे मेरे प्यारे भाई, अब आ ही गए हो तो पॉजिटिव सोचो ना यार। ये छप्पर फाड़ किस्मत हर किसी के हिस्से नहीं आती। ऊपर से मैंने तुम्हें ट्विन मार्शल सोल का टैलेंट दिया है भाई। ये वाली डील तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर मेरे दिमाग के अंदर बैठी इस चीज की कोई बॉडी होती ना तो कसम से खानदानी लात मारता उसे। लेकिन भाई अभी इन फालतू बातों में टाइम खोटी करने का वक्त नहीं था। अवाकेनिंग की लाइन मेरे तक पहुंच चुकी थी। बच्चे तुम अकेले आए हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अंकल मैं अनाथ हूँ। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। भाई एक सच्चे प्रोटागोनिस्ट की तरह अनाथ वाली शुरुआत तो बेसिक सेटिंग है। ये सुनते ही मार्शल सोल हॉल के उस स्टाफ को लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है जो ऐसा रोना धोना वाला सवाल पूछ लिया। बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ सुयुनताओ, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं भी हुआ ना तो भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ देगा। सुयुनताओ ने एक अजीब सी फॉर्मल स्माइल दी, जैसे वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। मुझे झटका लगा, ये सुयुनताओ वही है ना जिसे मैं जानता हूँ? लोन वुल्फ मार्शल सोल, एक व्हाइट और एक येलो सोल रिंग। भाई उस पल मुझे लगा कि भगवान बनने की मेरी किस्मत तो पक्की है। जैसे ही अवाकेनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, अनगिनत सुनहरी किरणें मेरी बॉडी के अंदर समाने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं अंदर तक पूरी तरह चार्ज हो गया हूँ। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। आसपास का टेम्परेचर एकदम माइनस में चला गया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक शैतानी एनर्जी मेरी बॉडी से उबल उबल कर बाहर आने लगी। मैं आ गया, मैं बाहर आ गया। मेरे दिमाग ने साफ महसूस किया कि मेरे बाएं हाथ की हथेली में एक खूंखार ताकत है जो बाहर आने के लिए बेताब है। बिना एक सेकंड गंवाए मैंने मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उस बाहर आने वाली तबाही को जबरदस्ती अंदर ही दबा दिया। सुयुनताओ ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। क्या सच में उसके सामने कोई गॉड लेवल जीनियस पैदा होने वाला था? जैसे ही वो ब्लैक पर्पल परछाई पूरी तरह सॉलिड हुई, मेरा लुक भी 360 डिग्री बदल गया। भाई 6 साल का मैं इतना गजब और खूबसूरत दिख रहा था कि अगर कोई पहले से न जानता हो तो गारंटी मुझे कोई पैदाइश परी जैसी लड़की ही समझता। ठीक उसी टाइम मेरे दिमाग में जो जादुई लाइट बॉल थी उस पर एक एकदम फेमिनिन सा चेहरा उभरा और फिर पॉप की आवाज के साथ वो 9-2-11 हो गया। मैं तो ब्लैंक हो गया। अगले ही पल एक ऐसी खूंखार आग मेरे दिमाग में चढ़ी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। साले की मौत पक्की है। ये कमीनी चीज मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गई। तभी सुयुनताओ ने एक्साइटमेंट में अपनी सोल बीस्ट वाली बुक खोली और मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, बच्चे तुम्हारा मार्शल सोल इस कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप क्लास स्पाइडर मार्शल सोल है, डेथ डेमन स्पाइडर। मार्शल सोल की क्वालिटी जितनी हाई होगी तुम्हारी शुरुआती सोल पावर भी उतनी ही कड़क होगी। मेरी बात मानो, तुम करोड़ों में एक वाले जीनियस हो। मैंने सुयुनताओ की उस बुक पर एक नजर डाली और फिर अपने पीछे खड़ी उस ब्लैक पर्पल परछाई को देखा। अबे भाई तू इसे डेथ डेमन स्पाइडर बोल रहा है? ये दोनों दूर दूर तक एक प्रजाति के नहीं लग रहे। चलो बच्चे पहले तुम्हारी इनिशियल सोल पावर चेक करते हैं। सुयुनताओ ने एक गहरी सांस ली, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और बड़े सीरियस होकर वो ब्लू क्रिस्टल बॉल मेरे सामने कर दी। मैं समझ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल बॉल की सरफेस को टच किया। भाई उस शांत पड़ी क्रिस्टल बॉल के अंदर से अचानक ऐसी जोरदार नीली रोशनी चमकी कि आंखें चौंधिया गईं। फुल इनिशियल सोल पावर। बच्चे प्लीज तुम हमारे मार्शल सोल हॉल में शामिल हो जाओ। तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर बड़े बड़े आका तुम्हें पलकों पर बिठा लेंगे। ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है। क्या पता फ्यूचर में तुम सच में एक महान और ताकतवर टाइटल डॉलुओ बन जाओ। मैं हैरान रह गया। सोचा नहीं था कि इस बॉडी में इतना तगड़ा टैलेंट होगा। लेकिन मार्शल सोल हॉल ज्वाइन करने का मतलब था एक आशिक मिजाज पोप और ऊपर से एक अजीब सी एंजल लड़की। मुझे लगा कि मार्शल सोल हॉल की ये कश्ती देर सबेर डूबने ही वाली है। मास्टर सुयुनताओ, मैं आपका और मार्शल सोल हॉल का बहुत आभारी हूँ
कि आपने मेरा मार्शल सोल जगाया। इसका एहसान मैं आगे जरूर चुकाऊंगा, लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूँ और एकदम से मार्शल सोल हॉल ज्वाइन करके अपना घर छोड़ना और पढ़ाई के लिए मार्शल सोल सिटी जाने के लिए मेरा दिल अभी तैयार नहीं है। हाँ, पर फ्यूचर में जब भी मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करने का सोचूंगा तो मार्शल सोल हॉल मेरी पहली चॉइस होगी। ये सुनकर सुयुनताओ को बड़ा अफसोस हुआ कि आज का ये बम्पर टारगेट उसकी जेब में आने से रह गया, लेकिन उसने लंबी रेस का घोड़ा पकड़ने का सोचा और इस जीनियस को पूरा रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दी। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए सुयुनताओ ने दिल खोलकर सीधे मेरी जेब में 10 गोल्ड सोल कॉइन्स ठूंस दिए ताकि मेरे शुरुआती खर्चे निकल सकें। जाने से पहले उसने सीना तानकर बकायदा प्रॉमिस भी किया, बच्चे आगे जब भी सोल बीस्ट का शिकार करना हो तो शर्माना मत, कभी भी हॉल में आ जाना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मार्शल सोल हॉल से बाहर निकलकर अपना सोल मास्टर का सर्टिफिकेट हाथ में लिए मैं नुओडिंग प्राइमरी सोल मास्टर एकेडमी की तरफ चल दिया। रास्ते में लोगों से पूछते पूछाते बिना ज्यादा मेहनत के मैं एकेडमी के गेट पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि मैं पास जाता एक कान फाड़ने वाली गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा, कौआ चला हंस की चाल, फुल इनिशियल सोल पावर वाली ब्लू सिल्वर ग्रास। ओ बुढ़े, इस छोटे भिखारी को लेकर दफा हो जा यहाँ से। अगले ही पल भैंस की आंख एक जोरदार आवाज हुई और गेटकीपर की चीख गूंजी, आह साले छोटे हरामजादे, हाथ उठाता है, जान से मार दूंगा तुझे। भाई साहब, ये तो आइकॉनिक सीन लाइव चल रहा है। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक एकेडमी की यूनिफॉर्म वाला गेटकीपर जमीन पर बुरी तरह गिरा हुआ था और उसके सामने घटिया कपड़ों में एक लड़का खड़ा था। ये पक्का तांग सैन ही होगा। तभी मेरी तेज नजरों ने नोटिस किया कि तांग सैन का बायां हाथ इस वक्त थोड़ा उठा हुआ था और आस्तीन के नीचे से एक ठंडी मेटल की चमक सीधे जमीन पर पड़े गेटकीपर की तरफ लॉक्ड थी। साइलेंट स्लीव एरो। मैंने मन में सोचा, भाई बस गेटकीपर ने थोड़ा धक्का क्या दिया और 2 बातें क्या सुनाई, ये तो सरेआम खोपड़ी उड़ाने पर आ गया। वाकई ये बंदा हर किसी को साला यमराज का टिकट काटने के लिए ही पैदा हुआ है। रुको। ठीक उसी पल जब तांग सैन ट्रिगर दबाने ही वाला था, एक भारी और थोड़ी फटी हुई मर्दानी आवाज गूंजी। छोटे बालों वाला एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी हाथ पीछे बांधे आराम से बाहर आया। शक्ल सूरत एकदम एवरेज थी, यहाँ तक कि थोड़ी थकी हारी सी, लेकिन आते ही उसने जो जबरदस्ती का गॉड लेवल गुरु वाला स्वैग दिखाया ना, उसने सबका ध्यान खींच लिया। उस छोटे बालों वाले ने 2-4 बातें बोलकर तांग सैन का वो सर्टिफिकेट अपने हाथ में लिया। एक नजर देखने के बाद उसने मुड़कर गेटकीपर को जमकर लताड़ा और एक एकदम ईमानदार कड़क एकेडमी लीडर की एक्टिंग पूरी शिद्दत से कर दी। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर खड़े होने की वजह से मैंने उस बंदे की आंखों के कोने में छिपी एक पागलपन वाली चमक को भांप लिया। फुल इनिशियल सोल पावर, और वो भी वेस्ट मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास पर। ये तो उसके 10 कोर कॉम्पिटिटिव थ्योरीज का सबसे परफेक्ट एक्सपेरिमेंट मिल गया था। इतने सालों से वो इस छोटी सी जगह पर सड़ रहा था, आखिरकार उसे अपना वो चेला मिल ही गया जो उसकी किस्मत बदल दे। और एक बात तो मास्टर यू एकदम श्योर थे कि इस लड़के के पास पक्का एक और तगड़ा दूसरा मार्शल सोल भी है, वरना इस मामूली घास में इतनी औकात कहाँ कि फुल इनिशियल सोल पावर दे दे। अभी मास्टर यू मन ही मन खुश हो रहे थे और पूरे एटीट्यूड में तांग सैन को एकेडमी के अंदर ले जाने वाले थे कि तभी उनकी तिरछी नजर भीड़ के कोने में तमाशा देख रहे मुझ पर पड़ी। सिर्फ एक नजर, और भाई साहब बस उस एक इत्तेफाक की नजर ने ग्रैंड मास्टर यू के बढ़ते कदमों को जमीन पर ही जाम कर दिया, जैसे पैरों में कील ठुक गई हो। वो पूरा हिल गए, एकदम सुन्न। वो पागलों की तरह मेरे उस चेहरे को घूरने लगे जो मार्शल सोल की वजह से एकदम तराशा हुआ और खूबसूरत हो गया था। उनकी सांसें वहीं थम गईं और होंठ बुरी तरह कांपने लगे। डोंगेर। तांग सैन भी सदमे में और मैं भी भाई एकदम ब्लैंक। ये छोटा बाल वाला क्या बकवास कर रहा है? मास्टर यू 3 कदम के फासले को एक ही छलांग में पार करके मेरे सामने आ गए और अपना वो पुराना झुर्रियों वाला चेहरा लगभग मेरे मुंह से सटा दिया। क्या बकवास फेस मैचिंग चल रही है भाई? मैं तुरंत 2 कदम पीछे हटा और एक सेफ डिस्टेंस बना लिया। उधर यू शियाओगांग के दिमाग में महान बुद्धिजीवी वाले घोड़े दौड़ने लगे और उसने अपनी एक अलग ही थ्योरी बना ली। कितनी सिमिलरिटी है, ये आंखें, ये नक्श बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कभी डोंगेर के हुआ करते थे। सच में उसके दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। उसने इस बच्चे को इतनी दूर नुओडिंग सिटी में सीधे मेरी आंखों के सामने भेजा है ताकि मैं खुद इसे सिखा सकूं और वो पुराने जख्मों को भर सके। पर अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी, दर्द और अकेलापन छा गया। बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इसका मतलब डोंगेर आखिरकार किसी और की हो चुकी है। तो फिर अब उसने इस बच्चे को मेरे पास क्यों भेजा है? बच्चे, तुम यहाँ एडमिशन लेने आए हो? तो बताओ बेटा, तुम यहाँ एडमिशन लेने आए हो? यू शियाओगांग की आवाज कांप रही थी और आंखें एकदम नम थीं। अपने सामने अचानक इस अजीब से इमोशनल ड्रामा को चालू होते देखकर और उस छोटे बालों वाले की रोनी सूरत देखकर मेरे पूरे बदन में घबराहट के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर सिर हिला दिया और अनजाने में ही हाथ में पकड़े मार्शल सोल हॉल के सर्टिफिकेट को सीने से सटा लिया। लेकिन भाई बस इसी मूवमेंट की वजह से
यू शियाओगांग की झुकी हुई नजरें सीधे उस नए नवेले सोल मास्टर सर्टिफिकेट पर जा पड़ी। मार्शल सोल वाले कॉलम पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, डेथ डेमन स्पाइडर। अब तो भाई कहानी का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ गया था। यू शियाओगांग को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। एक सेकंड पहले जो वो महान गुरु बनने के चक्कर में सीना ताने खड़ा था, वो अचानक से एकदम ढह गया। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जान ही निचोड़ ली गई हो। वो पागलों की तरह मुड़ा और लंगड़ाते हुए एकेडमी के अंदर की तरफ चल दिया। उसकी पीठ इतनी बेबस और हारी हुई लग रही थी, मानो कोई जंग हार कर आ रहा हो। यहाँ तक कि रास्ते में जब उसका वो किस्मत बदलने वाला चेला तांग सैन खड़ा था, तब भी उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। पहले जो उसके चेहरे पर लालच और चालाकी दिख रही थी, वो अब गायब हो चुकी थी। एकेडमी के गेट पर ठंडी हवा चल रही थी। बाहर खड़ा मैं और तांग सैन एक दूसरे को पागलों की तरह घूर रहे थे। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे को भाव नहीं दिया और एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ बढ़ गए। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सू डायरेक्टर ने वो फुल इनिशियल सोल पावर वाला सर्टिफिकेट देखा, तो भाई साहब उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना किसी नखरे के तुरंत सारे पेपर वर्क निपटा दिए। सिर्फ फीस और बाकी खर्चे ही माफ नहीं किए, बल्कि कायदे कानून को साइड में रखकर सीधे मेरे लिए एक अलग से स्टाफ क्वार्टर वाला कमरा अलॉट कर दिया। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट ना तो तांग सैन को मिला था और ना ही उस सो ओल्ड मास्टर को। मैंने स्टैंप लगा हुआ एडमिशन सर्टिफिकेट हाथ में लिया और तमीज से बोला, थैंक यू डायरेक्टर सर। भाई वाकई जब आप जीनियस बन जाते हो तो दुनिया आपके सामने पलकें बिछा देती है। सू डायरेक्टर ने बड़े प्यार से हंसकर कहा, अरे इसमें क्या बात है बेटा लिन नुओ, चलो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। नुओडिंग प्राइमरी सोल मास्टर एकेडमी के डायरेक्टर होने के नाते वो सचमुच के एक सोल एम्परर लेवल के तगड़े फाइटर थे। उनका तजुर्बा किसी आम टीचर से कहीं ज्यादा था। उन्होंने सुन रखा था कि आज की मार्शल सोल हॉल की पोप बिबी डोंग के पास भी टॉप क्लास स्पाइडर मार्शल सोल है, और इस बच्चे के पास न सिर्फ फुल इनिशियल सोल पावर है, बल्कि मार्शल सोल भी बिल्कुल सेम कैटेगरी का है। इस टैलेंट के साथ ये लड़का फ्यूचर में पूरी दुनिया पर राज करने वाला सुपर फाइटर बनने वाला है। भले ही एकेडमी इसका खर्चा ना उठाए, लेकिन जब ये जीनियस अभी शुरुआत कर रहा है, तब इसकी मदद करना असली समझदारी है। सू डायरेक्टर खुशी खुशी अपनी जेब से खर्चा करने को तैयार थे। वो बड़े जोश में मुझे रास्ता दिखाते हुए टीचिंग एरिया के पार ले गए और सीधे सबसे बढ़िया वाले सीनियर हॉस्टल की बिल्डिंग के सामने ले आए। ये कमरा काफी बड़ा और हवादार था। टेबल, कुर्सी, अलमारी, सब कुछ चकाचक रेडी था। लकड़ी के सिंगल बेड पर बिल्कुल नया बिस्तर बिछा हुआ था। मतलब सीधे सामान लाओ और रहने लग जाओ। सू डायरेक्टर ने चारों तरफ देखा और काफी खुश हुए। अब आराम से यहाँ रहो। लाइफ में कोई भी चीज चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम आए, सीधे मेरे पास ऑफिस चले आना। इसके अलावा जब भी फर्स्ट सोल रिंग का मन बना लो, मुझे बता देना। एकेडमी के टीचर्स खुद तुम्हारे साथ चलकर शिकार कराने ले जाएंगे। सामने खड़े मेरे चेहरे को देखकर उनके मन में तो मुझे अपना चेला बनाने का ख्याल भी आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गए कि उनकी औकात बहुत छोटी है और ज्यादा उंगली करना ठीक नहीं होगा। थैंक यू डायरेक्टर सर, मैं जल्द ही इसका प्लान बनाऊंगा, मैंने बड़े सीधे बच्चे की तरह जवाब दिया। फिर आगे की पढ़ाई को लेकर थोड़ी और बातें हुई। बड़ी मुश्किल से उस हद से ज्यादा मेहरबान डायरेक्टर को विदा करके मुझे अपने नए ठिकाने को देखने का टाइम मिला। मैंने अपना सामान एक तरफ रखा और मुंह हाथ धोने के लिए बढ़ा। जैसे ही दीवार के कोने में लगे उस बड़े से शीशे के पास से गुजरा, मेरी नजर पड़ते ही मैं वहीं का वहीं जम गया। शीशे में एक 6 साल का बच्चा खड़ा था। सिर से कंधे तक सिल्क जैसे पर्पल पिंक लंबे बाल गिर रहे थे। चेहरा इतना गजब का खूबसूरत और मासूम था और स्किन इतनी साफ कि भले ही उसने मामूली से कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी पैदाइशी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। अगर मैंने खुद चेक ना किया होता कि सारे पार्ट्स सलामत हैं, तो भाई कसम से मुझे लगता कि मैं किसी खूबसूरत और नखरेबाज लड़की में बदल गया हूँ। मैं शीशे में खुद को घूरता रहा और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओरिजिनल स्टोरी की यादों को जब मैंने दिमाग में मैच किया, तो मुझे समझ आया कि मार्शल सोल के जागने की वजह से बदला हुआ ये चेहरा हूबहू बचपन की छोटी बिबी डोंग जैसा था। और फिर मुझे उस छोटे बालों वाले यू शियाओगांग की याद आई। जब उसने मेरे सर्टिफिकेट पर डेथ डेमन स्पाइडर लिखा देखा था, तो कैसे उसके होश उड़ गए थे और वो पागलों की तरह डोंग एयर चिल्ला रहा था। मैंने दर्द के मारे अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। चलो भाई, जो है सो है, अब झेलना तो पड़ेगा ही। मैंने एक गहरी सांस ली, दिमाग शांत किया और अपने मार्शल सोल को बाहर बुलाया। मेरे पीछे 2 बिल्कुल अलग लेकिन सेम सोर्स वाली भयानक स्पाइडर की परछाइयां, एक पर्पल ब्लैक और एक डार्क ग्रीन, एक के बाद एक उभरने लगी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं 100% श्योर था कि मेरे ये दोनों मार्शल सोल बिल्कुल बिबी डोंग वाले ही हैं, डेथ स्पाइडर एम्परर और सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर। लेकिन अगर दूसरे एंगल से सोचें तो ये तो बहुत बड़ी लॉटरी थी। जब तक मैं पूरी तरह बड़ा और ताकतवर नहीं हो जाता, ये चेहरा और ये मार्शल सोल मेरे लिए एक नेचुरल ढाल का काम करेंगे। जब तक मैं खुद पंगा लेने ना जाऊं, किसकी हिम्मत है जो मुझसे उलझने का रिस्क लेगा। ऊपर से बिबी डोंग ने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों टॉप क्लास स्पाइडर मार्शल सोल के दम पर सीधे भगवान बना जा सकता है। भाई इस बार तो बाजी अपने हाथ में है। अपने विचारों को समेटकर मैं बेड पर पालथी मारकर बैठ गया
और अपनी पहली कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू की। अभी टाइम काफी बचा था तो सोचा थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर कैंटीन जाऊंगा और बाद में लाइब्रेरी जाकर सोल बीस्ट की डिटेल्स चेक करूंगा। रही बात उस मास्टर यू से सलाह लेने की तो मैंने चिढ़कर अपना मुंह बना लिया। रहने ही दो भाई, बेबी डोंग की स्किल्स में एक डेथ स्पाइडर वेव है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मास्टर मुझे डेथ स्पाइडर रैपिंग जैसी कोई फालतू चीज सिखा देगा। सारे फालतू विचारों को दिमाग से निकालकर मैंने मार्शल सोल हॉल की बेसिक मेडिटेशन टेक्निक से ध्यान लगाना शुरू किया। पहली बार जब मैंने आसपास की बिखरी हुई सोल पावर को महसूस किया तो वो हल्की सी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर समाने लगी। फीलिंग तो बड़ी कमाल की थी, लेकिन जैसे ही शुरुआती मजा खत्म हुआ मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। बहुत स्लो था ये। मार्शल सोल हॉल की ये जो कॉमन मेडिटेशन टेक्निक थी, इसकी स्पीड ऐसी थी जैसे कोई ड्रॉपर से पानी पी रहा हो। उस पल मुझे पहली बार तांग सैन से जलन हुई, जिसके पास वो दिन रात अपने आप चलने वाली जुआनतियन कल्टीवेशन टेक्निक थी। लेकिन ये बस एक थॉट था, मैं खुद को उसकी नजरों में विलन नहीं बनाना चाहता था। नुओडिंग एकेडमी इतनी छोटी सी थी कि वहां फुल इनिशियल सोल पावर वाले जीनियस के आने की खबर छिप नहीं सकती थी। आधे दिन के अंदर ही ये बात सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आग की तरह फैल गई। श्याओ चेंगयू, जो पैसे देकर पढ़ने वाले रईस लड़कों का लीडर था, खबर मिलते ही अपने चमचों की पूरी फौज लेकर मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और मुझे अपने ग्रुप में आने का न्योता देने लगा। मेरा नाम श्याओ चेंगयू है, मार्शल सोल वुल्फ। मैं एक फर्स्ट रिंग फाइटर हूँ और इस नुओडिंग सिटी का आने वाला डॉन। चूंकि तुम भी एक रईस स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हमारे ग्रुप में आ जाओ। जब मैं पास आउट हो जाऊंगा तो यहाँ के राजा तुम होगे। अपने सामने खड़े इस कार्टून लीडर को देखकर मेरी हंसी छूट गई। अगर मेरे पास सिर्फ नॉर्मल स्वीपिंग की सोल पावर होती तो इस छोटे से ग्रुप का सपोर्ट लेना बुरा आइडिया नहीं था। लेकिन भाई, शेर कभी भेड़ियों के साथ नहीं रहता। तुम्हें ये मुझसे पंगा लेने की हिम्मत दी किसने? अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक डार्क और ठंडी सोल पावर की लहर चारों तरफ फैल गई। सबकी फटी आंखों के सामने मेरे उस खूबसूरत चेहरे पर अचानक मेटल जैसी काली ढाल छा गई। मेरी बॉडी की हड्डियों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कड़कड़ाहट की आवाज आई। 8 काली और नुकीली भाले जैसी मकड़ी की टांगें अचानक मेरी पीठ फाड़कर बाहर निकल आईं, जिनकी नोक पर एक अजीब सी चमक थी। और सबसे डरावनी थी मेरी आंखें। वो मासूम आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। चेहरे की ढाल के नीचे 4 छोटी छोटी एक्स्ट्रा आंखें एक के बाद एक खुल गईं और सीधे उन सब पर लॉक हो गईं। पैरों के पास डार्क ग्रीन रंग के रोएं फैलने लगे और तेजाब जैसी पर्पल लिक्विड की कुछ बूंदें नीचे गिरीं, जिससे फर्श का पत्थर धुआं छोड़ते हुए तुरंत गल गया। मार्शल सोल के एक्टिव होते ही मुझे अपने अंदर एक अटूट ताकत का एहसास हुआ। श्याओ चेंगयू और उसके गैंग का वो घमंड एक सेकंड में चकनाचूर हो गया और उसकी जगह उनके चेहरों पर खौफ छा गया। वो डर के मारे पीछे भागने लगे, कुछ तो जमीन पर ही ढेर हो गए। भूत, ये तो कोई मॉन्स्टर है, बचाओ, मुझे मत खाओ। उसके चमचे दुम दबाकर भागे। कुछ तो कोने में जाकर उल्टी करने लगे और डर के मारे उनके चेहरे नीले पड़ गए। उनका लीडर श्याओ चेंगयू तो मेरा ये रूप देखते ही सबसे पहले रफू चक्कर हो गया। वो शहर के मेयर का बेटा था तो उसे माहौल भांपना अच्छे से आता था। उसे समझ आ गया कि इस लड़के का मार्शल सोल इतना तगड़ा है तो पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ होगा। इससे पंगा लेना मतलब खुद की कब्र खोदना है। इस बड़े हंगामे को देखकर आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। टीचर्स को जब पता चला कि ये सब श्याओ चेंगयू और लिन नुओ का नाटक है तो उन्होंने सबको वहां से भगा दिया। थोड़ी ही दूरी पर वो छोटे बालों वाला बंदा अपनी चमकती आंखों से इसी तरफ घूर रहा था और वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। डेथ स्पाइडर एम्परर, बिल्कुल सही। लिन नुओ का मार्शल सोल वाकई डेथ स्पाइडर एम्परर ही है। वो बच्चा सचमुच उसी का बच्चा है। पुरानी यादों में खोए हुए मास्टर यू एकदम पागल से लग रहे थे। उनकी उस महान थ्योरी 10 कोर कॉम्पिटिटिव थ्योरीज के हिसाब से मार्शल सोल हमेशा खानदान से ही मैच करता है और इस पूरे कॉन्टिनेंट में डेथ स्पाइडर एम्परर सिर्फ और सिर्फ उसी के पास था। ऊपर से उसे पता चला था कि लिन नुओ के माता पिता वाले कॉलम में अनाथ लिखा है। मास्टर यू को इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि एक अनाथ बच्चे के पास फुल इनिशियल सोल पावर हो सकती है या ऐसा खूंखार मार्शल सोल मिल सकता है। और तो और उसकी गहरी रिसर्च के हिसाब से लिन नुओ का लुक, उसका अंदाज, उसका मार्शल सोल और यहाँ तक कि उसके बोलने का तरीका भी बिल्कुल उसी पर्सन से मैच खाता था। तांग सैन ने हैरान होकर अपने गुरु को देखा, जो एक बार फिर लिन नुओ को देखकर अपना आपा खो चुके थे। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, टीचर, उसके मार्शल सोल में ऐसा क्या खास है? टांग सेक्ट की ताकत लेकर आया ये लड़का 2 जन्मों के एक्सपीरियंस के बाद अपने अंदर एक अलग ही घमंड रखता था। दोनों के पास फुल इनिशियल सोल पावर थी, तो फिर लोग उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास को कचरा मार्शल सोल क्यों बोल रहे थे? क्या वो तांग सैन इस लोकल लड़के से कम था? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मास्टर यू ने बस एक जादुई तरीके से अपना सिर हिलाया और धीरे से बोले, श्याओ सैन, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि इस लिन नुओ से दोस्ती रखने में ही तुम्हारा फायदा है। ये झगड़ा जल्दी ही शांत हो गया और एकेडमी की लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई। सिवाय इसके कि लिन नुओ अपने लिए एक सही सोल बीस्ट ढूंढने के चक्कर में अक्सर लाइब्रेरी में बुक्स छानता रहता था। बाकी कुछ खास नहीं बदल रहा था। पूरी स्टोरी पता होने की वजह से
लिन नुओ अच्छे से जानता था कि डेथ स्पाइडर एम्परर के लिए कौन से सोल बीस्ट का शिकार करना है। बिबी डोंग का पूरा सेटअप उसके सामने रेडीमेड मॉडल था, लेकिन जानना एक बात है और सोल बीस्ट की उम्र का अंदाजा लगाना या उनके छिपने की जगह ढूंढना, ये वो नॉलेज थी जिसकी अभी उसके पास कमी थी। बस एक ही चीज उसका सिर दर्द बनी हुई थी कि जब भी वो लाइब्रेरी जाता उसे वो छोटे बालों वाला बंदा आसपास मंडराता हुआ दिखता। इतना ही नहीं, वो हमेशा एक पहुंचे हुए महात्मा का एटीट्यूड लेकर आता और बीच बीच में जबरदस्ती बात करने के बहाने ढूंढता ताकि अपनी अटेंशन पा सके। इस वक्त लिन नुओ ने जैसे ही एक जहरीले सोल बीस्ट वाली बुक खोली, मास्टर यू अपने हाथ पीछे बांधे अपने प्यारे चेले तांग सैन के साथ बड़े स्टाइल में वहां आ धमके। उन्होंने बुक के कंटेंट पर एक नजर डाली, उनके चेहरे पर एक ओवर स्मार्ट वाली स्माइल आई और वो धीरे से बोले, लिन नुओ, मैन फेसिंग डेमन स्पाइडर को अपनी फर्स्ट सोल रिंग के लिए चुनना ये प्रूफ करता है कि मार्शल सोल की थ्योरी में तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत तो चलता है। उन्होंने अपनी बात रोकी, अपनी टोन बदली और एक तजुर्बेकार गुरु की तरह ज्ञान बांटने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। मैन फेसिंग डेमन स्पाइडर जैसा टॉप क्लास शिकारी इस नुओडिंग सिटी के जंगलों में ना के बराबर मिलता है, और अगर मिल भी गया तो तुम्हारी आज की औकात के हिसाब से उसका शिकार करना नामुमकिन है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस है। यू शियाओगांग ने थोड़ा अपना सीना ताना और बड़े घमंड से बोले, इसके मुकाबले घोस्ट फेस स्पाइडर या डार्क पॉइजन स्पाइडर जैसे थोड़े कम लेवल के सोल बीस्ट ना सिर्फ आसानी से मिल जाएंगे, बल्कि उनकी पावर्स भी तुमसे मैच करेंगी। तुम्हारे इस लेवल के लिए यही सबसे बेस्ट और फायदे का सौदा होगा। तांग सैन ने जब मास्टर यू की ये बात सुनी तो उसके दिल में आया, भाई साहब कड़क चीज। सिर्फ दूर से मार्शल सोल का रूप देखकर बंदे ने एकदम सटीक एनालिसिस कर दिया कि कौन सा सोल बीस्ट बेस्ट रहेगा, और ऊपर से बैकअप प्लान भी दे दिया। उसने सच में सही गुरु चुना था। ऐसे ज्ञानी और अंतर्यामी मास्टर के अंडर ट्रेनिंग मिलना वाकई इस जन्म की सबसे बड़ी लॉटरी थी। अपने प्यारे चेले की आंखों में वो रिस्पेक्ट देखकर मास्टर यू के चेहरे का एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया। वो अपनी उसी महान ज्ञानी वाले स्वैग में रहे, सीना थोड़ा ताना, बायां हाथ छाती पर और दायां हाथ पीठ पीछे बांध लिया। खिड़की से धूप की एक किरण उनके सलीके से सेट किए हुए बालों पर पड़ी, जिससे मानो उनके दिमाग की बत्ती चमकती हुई दिख रही थी। इस बीच मास्टर यू ने दिमाग में पूरी प्लानिंग सेट कर ली थी। डोंग एयर ने चाहे जिस मजबूरी में लिन नुओ को उनकी आंखों के सामने भेजा हो, पर जब यह तराशा हुआ हीरा खुद चल कर आ गया है तो इसे हाथ से जाने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तांग सैन वाला केस तो उनके लिए ब्लू सिल्वर ग्रास कचरा मार्शल सोल का परफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, जिससे वो दुनिया के सामने अपनी उन थ्योरीज को साबित कर सकते थे जिन पर लोग हंसते थे। अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं थी। जब तांग सैन सोल एम्परर के लेवल पर पहुंचेगा तो सीधे दूसरे मार्शल सोल के दम पर उसे टाइटल डोलुओ बना देंगे। लेकिन सामने खड़े लिन नुओ को देखकर मास्टर यू की आंखों में एक लालच वाली चमक आ गई। वो अपनी पूरी जिंदगी की नॉलेज झोंक देना चाहते थे ताकि डेथ स्पाइडर एम्परर जैसे टॉप क्लास मार्शल सोल वाले इस फुल इनिशियल सोल पावर के जीनियस को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर बना सकें। जरा सोचो, आगे चलकर उनके अंडर एक साथ दो डोलुओ तबाही मचाएंगे और दुनिया दंग रह जाएगी। उस टाइम पर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के जो बूढ़े उनका मजाक उड़ाते थे, वो सब उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें मास्टर यू बोलेंगे। मास्टर यू का ये एटीट्यूड देखकर लिन नुओ का सच में दिमाग खराब हो गया। भाई वही घिसी पिटी किताबी बातें। ये छोटा बाल वाला बंदा इतनी लंबी स्क्रिप्ट इसलिए लिख रहा है ताकि मुझे भी अपना चेला बनाने का झांसा दे सके। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मास्टर यू ने खुद ही बात शुरू कर दी। लिन नुओ, तुम्हारा टैलेंट और मार्शल सोल की पावर ऐसी है कि इसे 100 साल में एक बार मिलने वाला हीरा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी बात का रुख बदला, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने टैलेंट का सही यूज नहीं कर पाते वो बर्बाद हो जाते हैं। जीनियस को भी एक उस्ताद की जरूरत होती है, वरना रास्ता भटकना पक्का है। बात में दम है। यू शियाओगांग ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और अपने पास खड़े तांग सैन की तरफ इशारा करते हुए बड़े घमंड से बोले, मेरे इस प्यारे चेले श्याओ सैन को ही देख लो। भले ही इसका मार्शल सोल पूरी दुनिया में कचरा मानी जाने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास है, पर मेरी थ्योरी के अंडर रहकर इसका एक बड़ा फाइटर बनना तो बस टाइम की बात है। और तो और कुछ ही दिनों में मैं खुद इसे इसकी पहली सोल रिंग दिलाने ले जाऊंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि मेरी थ्योरी कितनी खतरनाक है। यहाँ आकर मास्टर यू ने अपनी बात को एक सस्पेंस पर छोड़ दिया ताकि लिन नुओ खुद आगे बढ़कर जाल में फंसे। तांग सैन ने माहौल भांपा। उसे अच्छे से समझ आ गया कि उसके गुरु इस नए लड़के को चेला बनाना चाहते हैं। वो तो खुद इसके सपोर्ट में था। उसके दिमाग में डोलुओ कॉन्टिनेंट पर तांग सेक्ट का जलवा वापस लाने का भूत सवार था, और एक नया सेक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत टैलेंटेड लोगों की ही होती है। अगर लिन नुओ उसका गुरु भाई बन जाता है तो उसे बैठे बिठाए एक तगड़ा हेल्पर मिल जाएगा। ये सोचकर तांग सैन एक कदम आगे बढ़ा और बड़ी चालाकी से बोला, लिन नुओ, मेरे टीचर इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े थ्योरी मास्टर हैं जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। अभी तुमने खुद देखा कि टीचर की नजरें कितनी तेज हैं। सिर्फ एक नजर में उन्होंने तुम्हारे मार्शल सोल की असलियत पहचान ली और आगे का पूरा रास्ता सेट कर दिया। ऐसा कमाल का गुरु मिलने के बाद भी तुम सोच क्या रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने ग्रुप में आने का ऑफर दिया। क्यों ना तुम अभी टीचर को अपना गुरु मान लो? आगे चलकर हम दोनों भाई मिलकर उस टॉप लेवल टाइटल डोलुओ की ऊंचाई का मजा लेंगे। क्यों?
है ना बढ़िया बात। अपने चेले की इस तारीफ को सुनकर यू शियाओगांग, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके होंठों पर एक गजब का सेटिस्फैक्शन आ गया। लिन नुओ को तो अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। भाई, पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में इस गुरु चेले की जोड़ी की असलियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये क्या गेम खेल रहे हैं मुझे सब पता है। अगर उसका मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर और सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर ना होता और उसका चेहरा बिबी डोंग जैसा ना होता और ये छोटा बाल वाला उसे अपने फालतू एक्सपेरिमेंट्स में न घसीटता, तो शायद वो इनका ग्रुप ज्वाइन करने का सोच भी लेता। लेकिन भाई, यहाँ कोई अगर मगर नहीं था। अगर उसने आज इनका ग्रुप ज्वाइन किया तो फ्यूचर में सी गॉड तांग सैन उसका हिसाब पक्का कर देगा। उसके दिमाग में तो पहले ही सीन चलने लगा था, जहां सी गॉड तांग सैन हाथ में त्रिशूल लिए बड़े एटीट्यूड में उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है, लिन्नुओ, तेरा चेहरा उस शैतान बिबी डोंग से मिलता है, पक्का तेरा उससे कोई कनेक्शन है, साले तेरी मौत पक्की है। मास्टर यू, अपनी कल्टीवेशन को लेकर मेरा खुद का एक प्लान है। आपकी इस अजय थ्योरी को झेलने की मुझमें औकात नहीं है। लिन नुओ ने बड़े शांत होकर साफ मना कर दिया। मास्टर यू के तो तोते उड़ गए। चेला नहीं बनेगा? ये कैसे हो सकता है? अगर तू मेरा चेला नहीं बना तो मैं दुनिया के सामने यह कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरी थ्योरी सबसे बेस्ट है? और मैं डोंग एयर की आंखों में अपनी इज्जत कैसे वापस पाऊंगा? खुद का प्लान है, बस इन 2-4 फालतू किताबों को पढ़कर? मास्टर यू ने एक जोर का ठसका मारा, झटके से मुड़े और दोनों हाथ पीछे बांधकर ऐसी शक्ल बना ली जैसे उनका दिल टूट गया हो। सोल मास्टर की दुनिया कितनी गहरी है, तुम जैसे बच्चे को इसकी कोई समझ नहीं है। ये मत सोचो कि टैलेंट अच्छा है तो तुम सबसे बड़े तोप हो गए। उन्होंने थोड़ा सा मुंह घुमाया और तिरछी नजर से लिन नुओ को देखते हुए बड़ी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस सुनहरे मौके को लात मार रहे हो। पीछे मुड़ते ही यू शियाओगांग के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल आ गई। यह नखरे दिखाने वाला दांव उन्होंने बिबी डोंग से लेकर लियू एरलोंग तक सब पर आजमाया था और हमेशा काम करता था। 6 साल के बच्चे को फंसाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन भाई, टाइम बीतता गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मास्टर यू ने जो हाथ पीछे बांध रखे थे वो अनजाने में ही अपनी हथेली खुजलाने लगे। क्या चक्कर है भाई? ये लड़का अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं आया? इसे तो तुरंत पैर पकड़ लेने चाहिए थे। क्या मेरा इशारा काफी नहीं था? इसी के साथ उनके दिमाग में एक और गेम चल रहा था। तांग सैन के पास ट्विन मार्शल सोल था और पूरे कॉन्टिनेंट में ट्विन मार्शल सोल के साइड इफेक्ट से बचकर टॉप पर पहुंचने वाली सिर्फ बिबी डोंग थी। इसलिए चाहे अपनी थ्योरी को सच साबित करना हो या लिन नुओ के जरिए बिबी डोंग के कल्टीवेशन के सीक्रेट्स चुराने हो, लिन नुओ को उनका चेला बनना ही पड़ेगा। पास खड़े तांग सैन ने जब देखा कि उसके गुरु की ऐसी बेइज्जती हो रही है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो गुरु को भगवान मानने वाली पुरानी सोच का बंदा था और यू शियाओगांग को अपने सगे बाप की तरह मानता था। सामने खड़ा ये लिन नुओ इतनी अकड़ दिखा रहा था। ये न सिर्फ उसके गुरु की बेइज्जती थी बल्कि सीधे तांग सैन के मुंह पर तमाचा था। इस लौंडे की तो मौत पक्की है। इन दोनों गुरु चेले को इस जिद पर अड़े देखकर लिन नुओ समझ गया कि अगर आज सीधे मना नहीं किया तो ये आगे भी ऐसे ही पीछा करते रहेंगे। मास्टर यू, जैसा कि आपने अभी कहा, मेरी फर्स्ट सोल रिंग के लिए सबसे बेस्ट मैन फेसिंग डेमन स्पाइडर जैसा टॉप शिकारी ही रहेगा। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आई और उसने बात का रुख बदल दिया। चूंकि आप इतनी गारंटी के साथ मुझे अपना चेला बनाना चाहते हैं तो मेरी सोल रिंग का इंतजाम भी आप परफेक्ट तरीके से कर ही देंगे। उस हिसाब से आपकी खुद की पावर कम से कम सोल सेक्ट लेवल की तो होनी ही चाहिए, है ना? ये सुनते ही मास्टर यू का वो जानी चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे भाई, ऐसा क्या? आप सोल सेक्ट लेवल के भी नहीं हो? लिन नुओ ने जानबूझकर हैरान होने की एक्टिंग की और उसकी साफ आवाज उस शांत लाइब्रेरी में गूंज उठी। चलो, समझ आता है। नुओडिंग सिटी जैसी छोटी जगह में तो सोल किंग लेवल वाले को भी बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो मास्टर यू, आप कम से कम सोल किंग लेवल के तो होंगे ही ना? उस पल मास्टर यू को लगा जैसे उनके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। ये छोटा सा लड़का सीधे उनके दुखती रग पर हाथ क्यों रख रहा है? क्या उनका कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ज्ञानी वाला टैग काफी नहीं था जो ये बार बार इस फालतू सोल पावर की बात बीच में ला रहा है? लिन नुओ, तुम्हारा भाई दिमाग से खेलता है। ये मार धाड़ करना मेरा काम नहीं है। यू शियाओगांग का दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल गया और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती चिल्लाए, अगर तुम मेरे चेले बन जाते हो और आगे तुम्हें मैन फेसिंग डेमन स्पाइडर का शिकार करना हुआ तो सोल मास्टर की दुनिया में मेरी जैसी जान पहचान है। 2-4 बड़े फाइटर्स को बुलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हद है यार, मतलब आप सोल किंग लेवल के भी नहीं हो? लिन नुओ ने बात को थोड़ा खींचा, जब आप खुद बड़े सोल मास्टर के लेवल तक नहीं पहुंचे तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आपकी वो अजय थ्योरी आखिर आई कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इधर उधर से दूसरों की डिटेल्स चुराकर और कॉपी पेस्ट करके अपना जुगाड़ बिठा लिया हो? इस तगड़े ताने ने यू शियाओगांग के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी। उनका मन कर रहा था कि जमीन फटे और वो जिंदा दफन हो जाएं। भले ही उन्होंने वो थ्योरी दूसरों की नॉलेज से इंस्पायर होकर बनाई थी, पर एक पढ़े लिखे बंदे की बात को चोरी थोड़ी ना बोलते हैं। और ऐसी बात क्या सरेआम सबके सामने बोली जाती है? तुम बदतमीज लड़के, तुम्हें तो माफी भी नहीं मिलेगी। मास्टर यू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो सांड की तरह हाँफने लगे। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं चाहे जो हो जाए तुम्हें अपना चेला नहीं बनाऊंगा। झूठ से फर्क नहीं पड़ता,
सच ही सबसे बड़ा हंटर होता है। यहाँ हो रहे ड्रामे ने लाइब्रेरी के बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान भी खींच लिया था और लोग उनकी तरफ उंगली उठाकर बातें बना रहे थे। पूरी तरह बौखलाए मास्टर यू अब अपनी इज्जत का नाटक भी भूल गए। उन्होंने झटके से अपनी आस्तीन झटकी और मुंह छिपाकर वहां से भाग खड़े हुए। तांग सैन ने जब यह देखा तो उसे लगा कहीं उसके गुरु कोई गलत कदम न उठा लें। उसने लिन नुओ को एक जानलेवा लुक दिया और उस खूंखार चेहरे के साथ अपने गुरु के पीछे भाग गया। चलो भाई, फाइनली शांति मिली। उन दोनों अजीब कार्टूनों को दुम दबाकर भागते देखकर लिन नुओ ने एक राहत की सांस ली। अब वो सुकून से बैठकर सोल बीस्ट की डिटेल्स चेक कर सकता था। उस छोटे बाल वाले की एक बात तो सही थी कि नुओडिंग सिटी के आसपास डेथ स्पाइडर एम्परर के लायक कोई धांसू सोल बीस्ट मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर क्वालिटी कम मिली तो उम्र बढ़ाकर कोटा पूरा किया जा सकता था। उसने बुक बंद की, काम की सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में सेट की, अपना सामान समेटा और लाइब्रेरी से बाहर निकलकर सीधे श्याओ चेंगयू के उस रईस लड़कों के ठिकाने की तरफ बढ़ गया। अपने चमचों को दिलासा दे रहा श्याओ चेंगयू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका काल खुद चलकर उसके पास आ जाएगा। उसका तो रोना निकल गया। लिन नुओ के उस खूबसूरत लेकिन डरावने चेहरे को देखकर उसने सोचा, क्या ये भाई अब पुराना हिसाब चुकता करने आया है? पापा, लगता है अब मैं वापस आकर आपका राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन लिन नुओ ने आगे जो बातें कही उसे सुनकर श्याओ चेंगयू और उसके चमचे एकदम सन्न रह गए। लिन नुओ का कहना था कि अगर ये अमीर लड़के उसके लिए कुछ टॉप क्लास की जड़ी बूटियां या मटेरियल्स अरेंज कर दें तो उस दिन की बात को वो पूरी तरह भूल जाएगा। श्याओ चेंगयू की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिमाग दौड़ने लगा। ये लिन भाई तो बड़े शौकीन मिजाज निकले। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही इन्हें ऐसी खतरनाक चीजों की जरूरत पड़ गई। श्याओ चेंगयू तुरंत खड़ा हुआ और बड़े अदब से बोला, लिन भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ, चाहे मुझे अपने पापा के पर्सनल खजाने से चोरी क्यों ना करनी पड़े, मैं पूरे नुओडिंग शहर का सबसे टॉप मटेरियल आपके पास लाकर दूंगा। श्याओ चेंगयू का काम वाकई सुपरफास्ट था। उसने सिर्फ एक दोपहर में लिन नुओ की जरूरत का सारा सामान लाकर दे दिया। हालांकि अपने शहर के मेयर पापा के खजाने में हाथ मारते वक्त वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे अपने पापा के भारी प्यार का स्वाद चखना पड़ा था। पापा, अगर आज आपने मुझे ये गोल्ड जिलेटिन ले जाने से रोका तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। बदतमीज, साले नालायक, इस घर का मालिक मैं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी पर्सनल चीजों पर हाथ साफ करे। इस बाप बेटे के ड्रामे पर ब्रेक तब लगा जब श्याओ चेंगयू ने सूजे हुए मुंह के साथ चिल्लाकर कहा, मैं ये सब एकेडमी के उस फुल इनिशियल सोल पावर वाले जीनियस से दोस्ती करने के लिए कर रहा हूँ। ये सुनते ही मेयर साहब का बेल्ट हवा में ही रुक गया। उनका गुस्सा गायब हो गया और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अरे, ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटा? उन्होंने प्यार से बेल्ट नीचे रखी और बेटे के कपड़ों की धूल साफ करने लगे। जब उस जीनियस छोटे भाई ने खुद टॉप क्लास गोल्ड जिलेटिन मांगा है तो बड़े होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये बोलते हुए उन्होंने श्याओ चेंगयू के हाथ में पकड़े नॉर्मल गोल्ड जिलेटिन को देखा और चिढ़कर सिर हिलाया। खजाने वाली ये चीजें तो बाहर वालों को दिखाने के लिए हैं, इसे उसके सामने ले जाओगे क्या? असली धांसू चीज तो ये वाली है। श्याओ चेंगयू जब पागलों की तरह अपने पापा को देखने लगा तो उसके पापा ने अपनी पॉकेट से एक सुनहरे रंग का गजब की खुशबू वाला 6000 साल पुराना टॉप क्लास गोल्ड जिलेटिन निकाला। श्याओ चेंगयू के तो तोते उड़ गए। इस वीआईपी मटेरियल को देखकर उसे समझ आया कि पिछले कुछ सालों में उनके घर में अचानक इतने सारे छोटे भाई बहन कहाँ से आ गए थे। मतलब ये बूढ़ा खुद असली खिलाड़ी था। आखिरकार लिन नुओ के पास जो गोल्ड जिलेटिन पहुंचा उसमें उस 6000 साल वाले वीआईपी पीस के अलावा कुछ 100 और 1000 साल वाले नॉर्मल टुकड़े भी थे। लिन नुओ ने सिर्फ सबसे ज्यादा उम्र और बेस्ट क्वालिटी वाला पीस अपने पास रखा, बाकी सब श्याओ चेंगयू को वापस दे दिया। वैसे भी गोल्ड जिलेटिन का बॉडी पर एक लिमिट के बाद असर होना बंद हो जाता है और उस 6000 साल वाले पीस के सामने ये छोटे मोट टुकड़े उसके लिए मिट्टी के बराबर थे। इनसे कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलने वाली थी। रही बात इन्हें बाद में यूज करने की, तो अभी वो सिर्फ 6 साल का था। चाहकर भी कुछ एक्स्ट्रा करने की उसकी उम्र नहीं थी। सामान लेने के बाद लिन नुओ ने बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ श्याओ चेंगयू के कंधे पर हाथ रखा। छोटे श्याओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधे मेरे पास चले आना। अपनी औकात के अंदर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इस बड़े प्रॉमिस को पाकर श्याओ चेंगयू खुशी से झूमता हुआ अपने पापा के पास भागा। उसके पापा भी फूले नहीं समाये और अगले ही दिन अपने बेटे के हाथ एक बड़ा सा जादुई स्टोरेज टूल भिजवा दिया जो गोल्ड सोल कॉइन्स से पूरा ठसाठस भरा हुआ था। साथ में मैसेज भी था कि ये सब हमारे शहर की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। खैर, ये तो बाद की बात थी। श्याओ चेंगयू को विदा करने के बाद लिन नुओ ने तुरंत अपने कमरे के बाथरूम में ठंडा पानी भर दिया, दरवाजा अंदर से लॉक किया और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। उसने अपने सामान से लाल देवदार की लकड़ी निकाली और एक छोटा लोहे का बर्तन सेट किया। वो 6000 साल पुराना गोल्ड जिलेटिन लोहे जैसा कड़ा था जिसे पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत थी और इस लकड़ी के जलने से जो आग पैदा होती थी वो किसी फायर टाइप सोल मास्टर की आग से भी तेज थी। मार्शल सोल हॉल से मिले 10 गोल्ड कॉइन्स की बदौलत ऐसी स्पेशल लकड़ी अरेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
लिन नुओ बिना पलक झपकाए उस बर्तन को घूरता रहा जब तक कि वो क्रिस्टल जैसा जिलेटिन पिघलकर एक गाढ़े जेली के रूप में नहीं बदल गया। उसने तुरंत आग बुझाई और बिना हाथ जलने की परवाह किए उस गर्म जेली को सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। जेली मुंह में जाते ही सबसे पहले एक तेज समुद्री स्मेल आई और फिर एक अजीब सा कड़क टेस्ट मिला जो थोड़ा नमकीन था। बहुत स्वादिष्ट तो नहीं था पर ऐसा भी नहीं था कि निगला ना जा सके। उसने फटाफट उस आधे मुक्के के साइज के पूरे 6000 साल पुराने जिलेटिन को पेट के अंदर उतार लिया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा पेट के अंदर मानो खौलता हुआ लावा फट पड़ा। लिन नुओ ने बिना कोई टाइम गंवाए सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई और कपड़ों समेत उस ठंडे पानी के टब में छपाक से कूद गया। डोलुओ कॉन्टिनेंट के बच्चे वैसे तो जल्दी बड़े हो जाते हैं पर लिन नुओ अभी सिर्फ 6 साल का था और उसकी बॉडी का हार्डवेयर बिल्कुल बेसिक था। इस 6000 साल की हैवी चीज ने कोई वैसी रिएक्शन तो नहीं दी पर ऐसा लगा जैसे सिर में पूरा खून चढ़ गया हो। पूरी बॉडी तपने लगी और चक्कर आने लगे। अच्छा हुआ कि उस ठंडे पानी ने तुरंत अपना काम किया और बाहर की ठंडक ने अंदर की उस भयानक गर्मी को दबा दिया। उस 6000 साल पुराने जिलेटिन की पूरी पावर को इस ठंडे और गर्म के झटके के बीच लिन नुओ की बॉडी अंदर तक सोखने लगी। वक्त बीतता गया और टब की सारी बर्फ लिन नुओ की बॉडी की गर्मी से पूरी तरह पिघल गई, यहाँ तक कि पानी से धुआं निकलने लगा। पता नहीं कितनी देर बाद वो शरीर को चीर देने वाला दर्द धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक गजब का सुकून पूरे बदन में फैल गया। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी नसें, हड्डियां और मसल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं। उसकी साफ स्किन के ऊपर एक काली बदबूदार गंदगी की लेयर जम गई थी। क्या बात है, मजा आ गया। लिन नुओ ने आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और तुरंत खड़े होकर उस गंदगी को साफ किया। अपनी पुरानी बॉडी के हिसाब से वो सिर्फ 400 साल तक की फर्स्ट सोल रिंग झेल सकता था पर इस जिलेटिन के बाद अब वो 600700 साल की सोल रिंग भी आराम से पचा सकता था और जब वो लेवल 20 पर पहुंचेगा तो सीधे 1000 साल वाली रिंग को भी चैलेंज कर सकता था। लिन नुओ की बातों से तगड़ा शॉक खाए मास्टर यू ने अपनी महान बुद्धि से यह डिसाइड किया कि पहले वो नखरे दिखाने वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। इस अकड़ू लड़के को कुछ दिन भाव नहीं देंगे ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। चूंकि बिबी डोंग ने इस बच्चे को चुपके से उनकी आंखों के सामने भेजा था, इसका मतलब साफ था कि वो शॉर्ट टर्म में इसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली थी, वरना इतना लंबा गेम क्यों खेलती। जब वो अपने प्यारे चेले तांग सैन को उसकी परफेक्ट फर्स्ट सोल रिंग दिलाकर पूरे स्वैग के साथ वापस आएंगे तो ये लड़का खुद ब खुद उनकी इस अजय थ्योरी के सामने घुटने टेक देगा। वैसे भी पूरे नुओडिंग शहर में सोल बीस्ट की सही उम्र पहचानने और परफेक्ट सोल रिंग दिलाने वाला उनके अलावा और था ही कौन। अगर इस लड़के को बेस्ट क्वालिटी की सोल रिंग चाहिए तो इसे एंड में आकर पैर पकड़ने ही पड़ेंगे। जब पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली बिबी डोंग भी उनके दिमाग की दीवानी थी तो हेक्स साल के इस बच्चे को फंसाना कौन सी बड़ी बात थी। मास्टर यू के जानबूझकर हवा देने की वजह से उनके तांग सैन को लेकर शिकार पर जाने की खबर पूरी एकेडमी में आग की तरह फैल गई और सब इस पर बातें करने लगे। लेकिन लिन नुओ को इस फालतू के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अपनी लिमिट से बाहर की वो फर्स्ट सोल रिंग सेफ तरीके से कैसे हासिल की जाए। जब इस जिलेटिन के बाद वो आराम से 600700 साल की रिंग झेल सकता था तो एकेडमी के सू डायरेक्टर से हेल्प मांगना सही नहीं था। सू डायरेक्टर चाहे फाइट में एवरेज हो पर वो काफी सालों के तजुर्बेकार सोल मास्टर थे। उन्हें सोल बीस्ट की उम्र का अच्छा अंदाजा था। अगर उन्होंने देख लिया कि यह लड़का 400 साल का रूल तोड़कर इतनी हाई लेवल की रिंग सोख रहा है तो फालतू की आफत आ जाएगी। नफा नुकसान सोचकर लिन नुओ ने सीधे मार्शल सोल हॉल की पावर यूज करने का मन बनाया। अगर उन्हें रिंग की उम्र का पता भी चल गया और बात ऊपर तक पहुंचेगी तो उस एंजल सेक्ट की लड़की के कनेक्शन की वजह से बात टियांडो सिटी तक ही दब जाएगी। वो इतनी जल्दी पोप बेबी डोंग के सामने नहीं आने वाला था। ऊपर से वहां सू युनताओ जैसा मास्टर था जो मार्शल सोल तक गलत पहचान लेता था। उसे इस उम्र के फेरबदल का क्या ही खाक पता चलना था। देखते देखते 3 दिन बीत गए। लाइब्रेरी की रिसर्च के दम पर लिन नुओ ने अपने टारगेट सोल बीस्ट की आदतें, उनके रहने की जगह और उम्र पहचानने की पूरी ट्रिक अच्छे से रट ली थी। किताबी ज्ञान पूरा हो चुका था, अब असली मैदान में उतरने का टाइम था। सुबह सुबह लिन नुओ अपना बैग टांगकर नुओडिंग सिटी के मार्शल सोल हॉल के गेट पर पहुंच गया और सीधे सू युनताओ को बुलाने की बात कही। अवाकेनिंग के टाइम पर इस भले भाई ने सीना ठोककर प्रॉमिस किया था कि जब भी शिकार की जरूरत हो हॉल पूरी मदद करेगा। इसलिए लिन नुओ को सबसे पहले इसी गाइड की याद आई। अरे छोटे भाई, टेंशन मत ले, ये काम तेरे भाई का है। सू युनताओ ने अपना हाथ हवा में लहराया और बिना किसी नखरे के अपना ऑफिस का काम साइड में रख दिया। इस शिकार को पक्का करने के लिए और इस जीनियस के सामने अपना भौकाल जमाने के लिए उसने हॉल के 2 और जिगरी दोस्तों को भी साथ ले लिया, जिससे एक तगड़ी टीम रेडी हो गई। और हाँ, अपनी पर्सनल सेटिंग भी जरूरी थी। उस टीम में उसकी सपनों की रानी सिसी भी शामिल थी। लिन नुओ, तुम्हारा कोई टारगेट सोल बीस्ट है क्या? भले ही वो जंगल हमारे मार्शल सोल हॉल का कब्जा किया हुआ है और वहाँ खुले आसमान जितने सोल बीस्ट नहीं मिलेंगे, पर वैरायटी वहाँ भी काफी है। रास्ते में सुयुनताओ ने हॉल की स्पेशल बुक देखते हुए पूछा, ताओ भाई, मेरी फर्स्ट सोल रिंग के लिए अगर कोई पॉइजन टाइप स्पाइडर मिल जाए तो बेस्ट रहेगा।
लिन नुओ ने बड़े सलीके से उसे ताओ भाई बोला और अपना पुराना बहाना आगे कर दिया, जैसे घोस्ट फेस स्पाइडर या ब्लैक पैटर्न स्पाइडर ठीक रहेंगी। ये सुनते ही बग्घी में बैठे तीनों मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर थोड़ी गंभीरता आ गई। स्पाइडर कैटेगरी के सोल बीस्ट छिपने और जाल बिछाने में माहिर होते हैं। ऊपर से उनका जहर ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी खरोंच भी लग गई तो बड़े बड़ों के तोते उड़ जाते हैं। कोई भी सोल मास्टर इनसे पंगा लेना पसंद नहीं करता, पर फिर उन्होंने सोचा कि लिन नुओ अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है, उसे बस एक नॉर्मल 400 साल तक की रिंग ही चाहिए। जब तीन मास्टर्स साथ हों तो एक छोटे से जहरीले मकड़े को पकड़ना कौन सा मुश्किल काम था। सु युनताओ ने हंसकर अपना सीना ठोका, टेंशन मत ले लिन नुओ, जंगल पहुंचते ही तू मेरे बीच में खड़ा रहना। तेरी पहली सोल रिंग तेरा भाई दिलाकर रहेगा। वो शिकार वाला जंगल नुओडिंग सिटी से उत्तर पूर्व की तरफ था। जब तक उनकी बग्घी वहां पहुंची, शाम का अंधेरा घिरने लगा था। भले ही इस टीम में तीन बड़े मास्टर्स थे जो किसी 1000 साल वाले सोल बीस्ट से भी लोहा ले सकते थे, पर जहरीले मकड़े रात के अंधेरे में और ज्यादा शातिर हो जाते हैं। ऐसे में रात के सन्नाटे में जंगल के अंदर उन्हें ढूंढना मतलब सीधे यमराज को दावत देना था। पूरे सेफ गेम के लिए सु युनताओ ने हाथ हिलाया और डिसाइड किया कि आज रात बाहर के बाजार में ही रुकते हैं और सुबह होते ही सीधे मिशन पर निकलेंगे। इस प्लानिंग पर लिन नुओ ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। सच में जब शिकार वाले जंगल के एंट्री गेट पर आकर खड़े हुए ना भाई, तो आसमान छूते उन बड़े बड़े पेड़ों को देखकर ही एक तगड़ा विजुअल शॉक लगा। खैर, इस नेचुरल ब्यूटी से कहीं ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी बाहर की वो ठंडी और भारी लोहे की बाड़। ये दीवार न सिर्फ उन चोर सिटीजन्स को रोकने के लिए थी जिनकी मौत पक्की थी, बल्कि इसलिए भी थी ताकि अंदर के सोल बीस्ट बाहर निकलकर आम जनता का कचरा न कर सकें। सु युनताओ ने बड़े प्रो प्लेयर की तरह मार्शल सोल हॉल का मेडल दिखाया। गार्ड ने जैसे ही देखा कि अपना ही बंदा है, तुरंत इज्जत से रास्ता साफ कर दिया। जंगल के अंदर पैर रखते ही उस असली झाड़ियों वाली एक अजीब सी खुशबू सीधे नाक में घुसी। भले ही ये मार्शल सोल हॉल का पाला हुआ एक छोटा सा जंगल था, पर सालों के रहने की वजह से अलग अलग मिजाज के सोल बीस्ट्स ने खुद ही अपना अलग इलाका बांट लिया था। पॉइजन टाइप और स्पाइडर कैटेगरी के सोल बीस्ट ज्यादातर जंगल के नॉर्थ साइड वाले जहरीले दलदल में रहना पसंद करते थे। सु युनताओ रास्ता दिखाते हुए पूरी डिटेल्स दे रहा था। उस जगह पहुंचने पर तुम्हारी पसंद का घोस्ट फेस स्पाइडर या ब्लैक पैटर्न स्पाइडर आसानी से मिल जाना चाहिए। तीनों मास्टर्स ने बड़े तालमेल के साथ एक घेरा बनाया और लिन नुओ को बीच में पूरी तरह से सेफ रख लिया। पूरी टीम सीधे नॉर्थ वाले दलदल की तरफ बढ़ गई। रास्ते में रुकते रुकाते करीब आधा दिन बीत गया और अब आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था। हवा की वो शुरुआती खुशबू गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी उमस और ठंडी हवा ने ले ली थी। बीच बीच में वो सड़ी हुई बदबू सीधे दिमाग हिला रही थी। सब एकदम अलर्ट हो जाओ, आगे सीधे दलदल शुरू होने वाला है। लिन नुओ को कुछ नहीं होना चाहिए, सु युनताओ ने एक भारी आवाज में कहा और अपना वो मजाक वाला मूड साइड में रख दिया। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया था। एक हल्की दहाड़ के साथ उसकी बॉडी से व्हाइट लाइट चमकी और वो तुरंत अपने लोन वुल्फ वाले रूप में आ गया। उसकी बॉडी चौड़ी हो गई, मसल्स फूल गए और उंगलियों से नुकीले नाखून बाहर आ गए। पैर के नीचे से एक व्हाइट और एक येलो सोल रिंग धीरे से ऊपर उठी। ठीक उसी टाइम सिसी और उस दूसरे साइड कैरेक्टर ने भी अपना मार्शल सोल ऑन कर लिया और उनके पैरों के पास भी वही स्टैंडर्ड एक व्हाइट और एक येलो रिंग चमकने लगी। इस डोलुओ कॉन्टिनेंट पर मार धाड़ तो चलती रहती है, पर एंड में सब गेम जान पहचान का ही होता है। सु युनताओ और उसकी टीम की पहली रिंग सिर्फ 10 साल वाली व्हाइट कैटेगरी की थी, मतलब उनकी लाइफ का स्कोप पहले से ही फिक्स था। पर लिन नुओ का केस अलग था। फुल इनिशियल सोल पावर। उसकी पहली रिंग कम से कम 100 साल वाली येलो तो पक्की थी। जब तक वो बीच रास्ते में ना मरे, आगे चलकर उसका टॉप लेवल फाइटर बनना तय था। यही वजह थी कि ये तीनों खतरा जानते हुए भी इस मिशन पर आने को रेडी हुए थे। कुछ गहरी जहरीली धुंध को पार करके ये लोग धीरे धीरे दलदल के बीचों बीच पहुंच गए। यहाँ आकर सामने का नजारा थोड़ा साफ हुआ। इस घटिया माहौल की बदौलत मकड़ी प्रजाति के सोल बीस्ट्स यहाँ बड़े मजे से फल फूल रहे थे। बिना ज्यादा मेहनत के टीम को अपना टारगेट दिख गया। लिन नुओ, सामने उस सूखे पेड़ पर बैठे उस बड़े पीस को देखो। सु युनताओ ने अपनी आवाज धीमी की और बड़े कॉन्फिडेंस से सामने इशारा किया। मेरे अंदाजे से इसकी उम्र 300 से 400 साल के बीच होगी। तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग के लिए एकदम परफेक्ट आइटम है। उसने भी मास्टर यू की वो थ्योरी पढ़ रखी थी, तो अनजाने में ही उसे लगा कि 6 साल के बच्चे की बॉडी के लिए यही लिमिट होगी। वैसे भी जब इन तीनों ने अपनी पहली रिंग ली थी तो 100 साल वाली रिंग पचाने में भी इनके तोते उड़ गए थे। लिन नुओ ने उसके इशारे की तरफ देखा। सामने कुछ ही दूरी पर एक मोटे पेड़ की टहनी पर एक बदसूरत और खूंखार ब्लैक पैटर्न स्पाइडर बैठा हुआ था। ये साइज में एक अच्छे खासे कड़क मर्द से भी बड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर एक चमकती हुई डार्क ब्लैक मजबूत ढाल थी। 8 मोटी और भाले जैसी टांगें पेड़ की छाल में धंसी हुई थीं और जोड़ों के पास नुकीले कांटे निकले हुए थे। पर जिस चीज ने लिन नुओ का ध्यान खींचा वो था उस मकड़े के माथे पर बना एक अजीब सा डार्क रेड निशान। उसकी लाइंस ऐसी थीं जैसे किसी लड़की के बिखरे हुए बाल हों और ध्यान से देखने पर वो कोई जादुई बेल जैसी लग रही थी। उन लाइंस के बीच से एक खूंखार और जानलेवा फीलिंग आ रही थी। बड़ा अजीब केस है भाई, जंगली मकड़े के सिर पर ऐसी चीज। क्या ये किसी की पालतू मकड़ी है?
खैर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। काम की बात ये थी कि लिन नुओ ने बुक्स में पढ़ी नॉलेज को दिमाग में घुमाया। टांगों की लंबाई, ढाल की मोटाई, ये ब्लैक पैटर्न स्पाइडर भाई साहब किसी भी एंगल से 600 साल से कम के नहीं थे। ताओ भाई, उसने बड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ अपना मुंह घुमाया। आप श्योर होना कि ये सिर्फ 300-400 साल का ही है? सु युनताओ ने बिना किसी डाउट के जोर से सिर हिलाया और सीने पर हाथ रख दिया। उसका लुक ऐसा था मानो कह रहा हो, मार्शल सोल जगाना और सोल बीस्ट को नापना, इस काम में तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। लिन नुओ को अब सु युनताओ की आंखों से कोई उम्मीद नहीं बची थी, पर चलो अच्छा ही हुआ, इससे उसे झूठ बोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। एकदम सही निशाना लगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ताओ भाई और बाकी दोनों सीनियर्स के भरोसे ही है सब। वो तुरंत एक कदम पीछे हटा और फ्रंट सीट खाली कर दी। टेंशन मत ले छोटे भाई, सब संभाल लेंगे। बात खत्म होते ही तीनों मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन पर फैल गए। सोल पावर ऑन की और सीधे अटैक कर दिया। सु युनताओ ने अपने लोन वुल्फ की स्पीड का फायदा उठाया और एक परछाई बनकर सीधे उस जानवर का ध्यान भटकाने लगा। सिसी पीछे रुकी रही। उसके हाथ का वो कॉटन बॉल मार्शल सोल झटके से खुला और उसमें से अनगिनत मजबूत धागे निकल आए, जिन्होंने जाल बिछाकर उस मकड़े के भागने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी वाले साइड कैरेक्टर ने चालाकी से मकड़े के पीछे वाले ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया, मुट्ठी कसी और एक करारे पंच के लिए रेडी हो गया। फर्स्ट सोल स्किल, वुल्फ अटैक। फर्स्ट सोल स्किल, बीस्ट पावर। फर्स्ट सोल स्किल, बीस्ट पावर। लेकिन भाई, जैसे ही फाइट शुरू हुई, इन तीनों को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। उन्हें साफ फील हो रहा था कि इस ब्लैक पैटर्न स्पाइडर की पावर हद से ज्यादा खतरनाक थी। वो अकेला इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। क्या बू आइडर कैटेगरी के जीव सच में इतने खूंखार होते हैं? खैर, गेम 3 वर्सेस 1 का था। नंबर्स का फायदा उठाते हुए और पीछे से सिसी के पूरे सपोर्ट की बदौलत एक तगड़ी फाइट के बाद आखिरकार उन्होंने उस जानवर को अधमरा कर ही दिया। लिन नुओ, अब आखिरी वार करो, इसकी सोल रिंग तुम्हारी हुई। सु युनताओ हांफते हुए चिल्लाया और चुपके से अपने माथे का पसीना साफ किया। समझ गया ताओ भाई। उस ब्लैक पैटर्न स्पाइडर की आखिरी सांसें चलती देखकर और उसकी 8 टांगों को बेजान तरीके से हिलते देखकर लिन नुओ आगे बढ़ा। उसने अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड निकाली, हाथ चलाया और सीधे गेम ओवर कर दिया। जैसे ही उस मकड़े की जान निकली, उसकी बॉडी से चमकीले पीले रंग की लाइट्स बाहर आने लगीं। बस कुछ ही सेकंड्स में वो लाइट्स हवा में आपस में जुड़ गईं और एक गहरे पीले रंग की भारी और कड़क दिखने वाली सोल रिंग सीधे उस मकड़े की बॉडी के ऊपर तैरने लगी। लिन नुओ के इस कड़क और साफ वार को देखकर वो तीनों दंग रह गए। सोल बीस्ट का शिकार करना इंसान को मारने जैसा तो नहीं होता, पर जब उन्होंने खुद पहली बार ऐसा खून खराबा देखा था तो किसके पैर नहीं कांपे थे? सबने कितनी देर तक खुद को समझाया था, पर ये लड़का तो सिर्फ 6 साल का था। इस पर लिन नुओ ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। सब जानते हैं कि सोल बीस्ट को दर्द नहीं होता। क्या मैं सही कह रहा हूं? उन तीनों को उसी सन्नाटे में ब्लैंक छोड़कर लिन नुओ सीधे जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। दिमाग शांत किया और उसके पीछे वो डरावनी डेथ स्पाइडर एम्परर की परछाई उभर आई। उसने अपना हाथ घुमाया और उस गहरे पीले रंग की 100 साल वाली रिंग को अपने सिर के ऊपर खींच लिया। जैसे ही लिन नुओ ने इसे सोखना शुरू किया, सु युनताओ और उसकी टीम की सांसें अटक गईं। वो एक्साइटेड भी थे और डरे हुए भी। एक्साइटमेंट इस बात की थी कि इस मकड़े की पावर उन्होंने खुद देखी थी। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो लिन नुओ को एक बेहद खतरनाक स्किल मिलने वाली थी। पर डर इस बात का था कि उनकी नजर में यह करीब 400 साल की लिमिट वाला सोल बीस्ट था। लिन नुओ चाहे जितना बड़ा जीनियस हो, एंड में है तो सिर्फ 6 साल का बच्चा ही। क्या उसकी ये छोटी बॉडी इसे झेल पाएगी? अगर फेल हुआ तो कम से कम मार्शल सोल डैमेज होगा और टैलेंट खत्म और ज्यादा से ज्यादा बॉडी ही फट जाएगी। लेकिन भाई, उनका ये डर बिल्कुल फालतू साबित हुआ। आंखें बंद किए लिन नुओ के माथे पर हल्की सी शिकन तो आई, पर सोखने का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ था। एक 600 साल से ज्यादा की रिंग उसकी आज की बॉडी पर थोड़ा सा प्रेशर तो डाल रही थी, पर बस थोड़ा सा ही। 6000 साल वाले उस वीआईपी जिलेटिन के असर से उसकी नसें और हड्डियां पहले से ही इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि उसके हमउम्र बच्चे उसके आसपास भी नहीं ठहर सकते थे। ऊपर से उसका मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर था, मकड़ी प्रजाति का असली राजा। आत्मा के अंदर से निकलने वाले उस राजा वाले खौफ ने उस मरे हुए मकड़े की बची कुची नफरत को सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया और वो चुपचाप उसकी बॉडी में समा गई। उन तीनों की अटकी हुई सांसों के बीच उस रिंग की पूरी खतरनाक एनर्जी धीरे धीरे उसकी बॉडी में सेट हो गई। एक साफ और कड़क आवाज के साथ वो गहरे पीले रंग की सोल रिंग पूरी तरह लिन नुओ के पैरों के पास फिक्स हो गई और ऊपर नीचे मूव करने लगी। काम हो गया। जैसे ही पहली सोल रिंग अपनी जगह पर सेट हुई, लिन नुओ को लगा जैसे उसकी बॉडी का कोई पुराना ताला झटके से टूट गया हो। लेवल 10 पर अटकी हुई उसकी सोल पावर बाढ़ के पानी की तरह बाहर आई। लेवल 11, लेवल 12 और सीधे लेवल 13 पर आकर रुकी। इस पल वो सचमुच का एक फर्स्ट रिंग फाइटर बन चुका था। लिन नुओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पूरी बॉडी में दौड़ती उस नई ताकत को महसूस करके उसके चेहरे पर एक गजब की एक्साइटमेंट आ गई। उसका मन कर रहा था कि अभी कोई टारगेट मिले और वो अपनी इस पहली स्किल का दम चेक करे। ताओ भाई और दोनों सीनियर्स, इस बार आप लोगों ने बहुत मेहनत की।
वो तुरंत खड़ा हुआ और अभी तक शॉक में खड़े उन तीनों को देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराया। उसकी आवाज में असली रिस्पेक्ट थी। लिन नुओ को सही सलामत रिंग सोखते देखकर उन तीनों के चेहरों पर भी एक राहत वाली स्माइल आई। लिन नुओ, स्किल कैसी मिली? ये जानवर अभी इतना उछल रहा था, तो तुम्हें जो स्किल मिली होगी वो पक्का खतरनाक होगी? सु युनताओ ने हाथ मलते हुए बड़े चाव से पूछा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास खड़ी सिसी ने तुरंत उसकी शर्ट खींची और आंखें दिखाकर मुंह बंद रखने का इशारा किया। किसी भी सोल मास्टर की पर्सनल स्किल उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा सीक्रेट होती है। ऐसे राह चलते किसी से पूछना मतलब सीधे आफत को दावत देना है। सिसी को इतना टेंशन में देखकर लिन नुओ ने हंसकर बात को हवा में उड़ा दिया। ताओ भाई, सिसी दीदी, इतना पराया समझने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप तीनों अपनी जान पर खेलकर मेरी हेल्प ना करते तो मुझे इतनी धांसू स्किल कभी नहीं मिलती। वैसे भी हम सब अपने ही लोग हैं, छिपाने वाली कोई बात नहीं है। उसकी आंखों में एक पर्पल रेड लाइट चमकी और वो धीरे से चिल्लाया, फर्स्ट सोल स्किल, डेथ डेमन साइस। जैसे ही उसके पैरों के पास की वो पीले रंग की रिंग तेज चमकी, उसकी हथेली में एक खतरनाक सोल पावर जमा हो गई। पलक झपकते ही एक पूरी ब्लैक कलर की, जिस पर पर्पल रंग के जादुई निशान बने हुए थे, एक बड़ी सी हांसुआ उसके हाथ में आ गई। उस हांसुआ के ऊपर से एक दम घोटने वाला काला धुआं निकल रहा था और उसकी चांद जैसी नुकीली धार से धीरे धीरे गाढ़ा पर्पल ब्लैक तेजाब टपक रहा था। तेजाब की एक बूंद गलती से नीचे घास पर गिरी और एक तेज जलने की आवाज के साथ वो हरी भरी घास तुरंत काली पड़कर सड़ गई और बदबूदार पानी बन गई। बाप रे, ये तो वो रेयर वेपन टाइप स्किल है। ये तो सचमुच का जैकपॉट लग गया। सु युनताओ और उसकी टीम तो बस देखते ही रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैसे तो बीस्ट मार्शल सोल वाले फाइटर्स की स्किल्स उनकी बॉडी को मजबूत करने या लाइट फेंकने तक ही होती हैं। सोल पावर को सीधे एक असली मजबूत वेपन में बदल देना बेहद रेयर बात थी। उन तीनों को ऐसे देहाती स्टाइल में हैरान होते देखकर लिन नुओ ने स्टाइल से उस वेपन को हाथ में घुमाया। उस डेथ डेमन साइज से मिल रहे अपनेपन को महसूस करके उसके होंठों पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आई। ये चीज हाथ में एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। बिबी डोंग जैसे मार्शल सोल होने के नाते उसे लगा कि अगर आगे मौका मिला और वो लेवल 100 पार करके भगवान बन गया तो इसी डेथ डेमन साइज को बेस बनाकर गॉड पावर से एक असली वेपन तैयार किया जा सकता है। जैसे कि कहानियां हैं कि सी गॉड का त्रिशूल दरअसल पोसिडॉन का मार्शल सोल ही था और आसुरा स्वॉर्ड या एंजल स्वॉर्ड का केस भी कुछ ऐसा ही था। उसकी ये डेथ डेमन साइज भले ही अभी असली मार्शल सोल ना हो, पर जब रिंग्स की उम्र बढ़ेगी तो ये भी किसी से कम नहीं रहेगी। हालांकि अपनी इस पहली स्किल को लेकर उसने एक बात छिपा ली थी। ये हांसुआ सिर्फ नुकीली और जहरीली ही नहीं थी, बल्कि इसमें 8 स्पाइडर लैंस की तरह दूसरों की सोल पावर और लाइफ चूसने की ताकत भी थी। पर जब तक वो इस पावर के साइड इफेक्ट्स जैसे दिमाग खराब होना या सोल पावर का मिक्स होना का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेता, वो इस ट्रिक का यूज आसानी से नहीं करने वाला था। अपनी आंखों के सामने एक खतरनाक जीनियस को पैदा होते देखकर सु युनताओ और उसकी टीम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वो थोड़ा और क्लोज होकर लिन नुओ के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, लिन नुओ भाई, जंगल से बाहर निकलते ही पहले हमारे साथ मार्शल सोल हॉल की ब्रांच चलना। वहां तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तुम्हारी असली सोल पावर नापेंगे और सोल मास्टर वाले सारे कागजात पूरे कर देंगे। एक बार तुम ऑफिशियल फर्स्ट रिंग सोल मास्टर बन गए तो हर महीने सरकार की तरफ से एक गोल्ड सोल कॉइन का वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। सु युनताओ को अच्छे से पता था कि ऐसे खतरनाक जीनियस के साथ सिर्फ अच्छे रिलेशन बनाकर रखना ही समझदारी है। जबरदस्ती अपने ग्रुप में खींचने से गेम बिगड़ सकता है। बिल्कुल, थैंक यू ताओ भाई, लिन नुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चारों ने थोड़ी देर सुस्ताया और फिर उसी रास्ते से चुपचाप जंगल से बाहर निकलने लगे। आखिर ये इलाका सोल बीस्ट्स का था, कोई भी फालतू का रायता नहीं फैलाना चाहता था। ठीक उसी टाइम पास के घने जंगल के बीच से किसी के सुअर की तरह चिल्लाने की आवाज आई। आह साले नीच जानवर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे गुरु को चोट पहुंचाई, तेरी मौत पक्की है। लिन नुओ के पैर वहीं रुक गए। लो भाई, आ गए छोटे सैन और मास्टर यू। ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट तो बड़ी जानी पहचानी है। मतलब ये दोनों उस दातुरा स्नेक का शिकार करने में खुद ही फेल हो गए। लिन नुओ की टीम काफी देर से निकली थी, फिर भी इन दोनों से टक्कर हो गई। ये तो अलग ही लेवल का इत्तेफाक था। ये कार्टून गुरु चेला अभी तक उस सांप के पेट में डेजर्ट बनकर नहीं पहुंचे थे। ये सच में हाउतियन सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के पुरखों का आशीर्वाद ही था। लिन नुओ, कुछ गड़बड़ लग रही है, चलकर देखें क्या? सिसी ने अलर्ट होकर अपने कदम रोके और उसकी तरफ देखा। वैसे तो कायदे से मार्शल सोल हॉल का इस जंगल पर पूरा कंट्रोल था और छोटे मोटे सोल मास्टर्स की जान बचाना उनकी ड्यूटी में आता था, पर अभी अभी ये लोग एक बड़ी फाइट करके आ रहे थे और कोई भी अपने पूरे फॉर्म में नहीं था। लिन नुओ, तुम्हारा क्या विचार है? सु युनताओ ने अपना मुंह घुमाकर पूछा। लिन नुओ ने अपना सिर किसी पंखे की तरह जोर जोर से हिलाया। अरे भाई, क्या मजाक कर रहे हो? तांग सैन को बचाने जाएं? पहली बात तो वो इस दुनिया का किस्मत का धनी है, वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, असली कहानी में अपने इस तीसरे भाई का जो एटीट्यूड है
उसे कौन नहीं जानता। वो एहसान का बदला जान लेकर चुकाने में माहिर है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज हम उसे बचाने गए तो वो थैंक यू बोलने की बजाय उल्टा हम पर ही चिल्लाएगा कि तुम लोग इतनी लेट क्यों आए, तुम्हारी वजह से हम गुरु चेला मरते मरते बचे हैं। और फिर मन ही मन हम सबको अपनी हिट लिस्ट में डालकर बोल देगा, तेरी मौत पक्की है। जब दोनों तरफ से अपनी मौत ही फिक्स है तो इस फालतू के रायते में कुत्ता भी पैर ना मारे। ताओ भाई, उधर का माहौल कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल लें, वरना फालतू की आफत गले पड़ जाएगी। जब लिन नुओ ने खुद मना कर दिया तो सुयुनताओ और उसकी टीम ने भी अपना दिमाग दौड़ाना बंद किया और उसे बीच में रखकर फटाफट जंगल के बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन उन चारों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी वहां झाड़ियों के पीछे से दो चमकीली पर्पल आंखें उनके जाने वाले रास्ते को घूर रही थीं। करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों के पीछे तांग सैन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अपनी पर्पल डेमन आई के दम पर उसने लिन नुओ की पीठ को साफ देख लिया था जो मुड़कर भाग रहा था। उस जंगल के हरे भरे माहौल में लिन नुओ के वो चमकीले पर्पल रेड बाल दूर से ही चमक रहे थे। ये लड़का पक्का लिन नुओ ही था। साले ने मेरी चीखें साफ सुनी फिर भी पास आकर देखने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, सीधे दुम दबाकर भाग गया। ये बंदा पैदा ही पैदाइशी विलेन हुआ है, इसे तो कभी माफी नहीं मिलेगी। हद है यार। नुओडिंग एकेडमी में मेरे गुरु इसे अपना चेला बनाने वाले थे, आज इसने किसी को मरते हुए देखकर भी नहीं बचाया। इसकी मौत पक्की है। तांग सैन का खून खौल उठा और गुस्से गुस्से में उसने अपने उस गुरु मास्टर यू को भी कोसना शुरू कर दिया जिसे सांप अभी जिंदा निगल गया था। जब चेला बना रहे थे तो लंबी लंबी फेंक रहे थे। मुझे लगा कि कोई छुपा रुस्तम मास्टर होगा, पर एंड में मार्शल सोल क्या निकला, पाद मारने वाला सुअर। खुद की पावर बिल्कुल जीरो है। सांप ने एक ही झटके में पेट के अंदर डाल दिया। खैर, तांग सैन ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आई। चाहे जो हो, वो इस गांग जी को अपना गुरु मान चुका था और डोलुओ कॉन्टिनेंट का रूल था कि इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही गुरु चुन सकता है। वो दो जन्मों का ज्ञान लेकर पैदा हुआ था और संस्कारों को मानता था। अगर आज उसने अपने गुरु को ऐसे ही छोड़ दिया तो जिंदगी भर लोग उस पर थूकेंगे। ऊपर से वो मोटे पेट वाला दातुरा स्नेक अपनी जीभ लपलपाते हुए अपनी ठंडी तिकोनिया आंखों से सीधे उसी को घूर रहा था। आज तो आर पार की जंग होनी ही थी। साले जानवर, तेरी मौत आई है। तांग सैन ने अब छिपना बंद किया। उसके दोनों हाथ पलक झपकते ही सफेद संगमरमर जैसे ठंडे और कड़े हो गए। पैरों ने गोस्ट शैडो की चाल पकड़ी और वो एक परछाई की तरह सीधे सांप की तरफ लपका। चूंकि मास्टर यू को सांप ने अभी अभी निगला था और उसका पेट अभी भी हिल रहा था, इसका मतलब था कि बुढ़ा अभी पूरी तरह मरा नहीं था। सांप ने भी फुर्ती दिखाई, मुंह से एक गंदी बदबू आई और उसने अपना वो खूनी अजगर जैसा मुंह दोबारा खोल दिया ताकि इस दूसरे चूजे को भी पेट के अंदर ठिकाने लगा सके। डिंग! जंगल में एक लोहे के टकराने जैसी करारी आवाज गूंजी। सांप की आंखों में एक गहरा शौक था। उसका वो पक्का वार तांग सैन के उन संगमरमर जैसे कड़े हाथों ने बीच में ही रोक दिया था। उसने सांप के ऊपर और नीचे के जबड़े को अपनी पूरी पावर से जकड़ लिया था। इसी के साथ एक उल्टी ला देने वाली सड़ी हुई बदबू सीधे तांग सैन के मुंह पर लगी। उसने अपनी उल्टी रोकी, कान खड़े किए तो उसे सांप के पेट के अंदर से मास्टर यू के रोने की हल्की हल्की उह वाली आवाज सुनाई दी। यही मौका है। तांग सैन की नजरें तेज हुईं। उसने बिना कोई टाइम गंवाए मास्टर यू के दिए हुए उस कमर के जादुई बेल्ट से अपना खुद का बनाया हुआ खतरनाक वेपन झुके क्रॉसबो बाहर निकाला, मशीन सेट की और सीधे सांप के मुंह के अंदर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर ठोक दिया। शू 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 शू। पलक झपकते ही 1 दर्जन चमकीले लोहे के तीर सीधे सांप के खुले हुए हलक के अंदर घुस गए और उसके पेट को अंदर से चीर दिया। इस अंदरूनी डैमेज ने सांप को पूरी तरह पागल कर दिया और वो पानी के ड्रम जैसा मोटा सांप जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा। अब असली आफत तो सांप के पेट में बैठे मास्टर यू पर आई थी। बुढ़े को लग रहा था कि उसके पेट का सारा एसिड बाहर आ जाएगा। उसका लीवर, किडनी सब अपनी जगह से हिल गए थे और मानो उसे अपनी मरी हुई परदादी स्वर्ग से हाथ हिलाती हुई दिख रही थी। लेकिन इसके बाद जो सीन हुआ ना भाई, वो दुनिया का सबसे फनी और अजीब सीन था। जैसे जैसे वो सांप दर्द के मारे अपनी बॉडी को सिकोड़ रहा था, उसके पेट के अंदर फंसे मास्टर यू किसी टूथपेस्ट की तरह खिसकते खिसकते सीधे सांप की पूंछ की तरफ बढ़ने लगे। तांग सैन फटी आंखों से देखता रहा। उस सांप की पूंछ के पास अचानक एक बड़ा सा गुब्बारा जैसा फूल गया और फिर पुचुक की एक गंदी आवाज के साथ मास्टर यू का वो छोटा सा गंजा सिर सीधे सांप के पीछे के रास्ते से बाहर आ गया। उनके पूरे सिर पर एक अजीब सा चिपचिपा कीचड़ लगा हुआ था जिससे ऐसी बदबू आ रही थी कि कोई भी बेहोश हो जाए। इसी के साथ सांप की बची कुची जान भी निकल गई और वो सीधा जमीन पर ढेर हो गया। उसके ऊपर से एक चमकीली पीले रंग की सोल रिंग बाहर आने लगी। गुरुदेव! तांग सैन तो पूरी तरह ब्लैंक हो गया। भाई साहब, ये कौन सा नया स्टंट है? उसने 2 जन्मों में दुनिया के न जाने कितने रंग देखे थे, पर किसी बंदे की ऐसी खतरनाक एंट्री उसने सपने में भी नहीं सोची थी। श्याओ सैन, जल्दी! अभी भी आधे फंसे हुए मास्टर यू का चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था। सांप के जहर ने उन्हें बिल्कुल बेजान कर दिया था। उनका असली मतलब था, जल्दी मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, पर कमजोरी की वजह से उनके मुंह से अगला शब्द ही नहीं निकला।
लेकिन इस आधी अधूरे डायलॉग ने तांग सैन के दिमाग में एक अलग ही केमिकल लोचा कर दिया। गुरुजी खुद मौत के मुंह में हैं, फिर भी आंख खुलते ही मुझसे कह रहे हैं कि श्याओ सैन तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उसी सेकंड तांग सैन के दिल में एक भारी पछतावा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो खुद को मन ही मन गाली देने लगा कि धिक्कार है मुझ पर। मैं अभी कुछ देर पहले गुरुजी को फालतू समझ रहा था। मैं कितना नीच हूँ। गुरुजी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तांग सैन की आंखों में आंसू आ गए। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आगे आया और भारी आवाज में बोले, जब तक आपका ये श्याओ सैन यहाँ खड़ा है आपको खरोंच तक नहीं आने देगा। इस टाइम तांग सैन खुद के ही बनाए ख्यालों में खोकर इमोशनल हो चुका था। उसने पास में तैरती उस 100 साल वाली सोल रिंग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आने से पहले मास्टर यू ने ही उसे ज्ञान दिया था कि मरने के बाद सोल रिंग पूरे 2 घंटे तक हवा में रहती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। अभी सबसे पहला काम था अपने इस दूसरों के लिए जान देने वाले गुरु को बाहर निकालना। उसने फुर्ती से अपने झुके क्रॉसबो को वापस बेल्ट में डाला, अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और सांप की पूंछ के उस फटे हिस्से को काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने उस अजीब से चिपचिपे कीचड़ में सने हुए मास्टर यू को सांप के पेट से पूरी तरह बाहर निकाल ही लिया। पर यह तो साफ था कि बाहर आते ही मास्टर यू की हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। उनके चेहरे का पूरा खून गायब था। वो जमीन पर गोल होकर लेटे हुए थे और उनकी बॉडी बार बार झटके खा रही थी। इस दातुरा स्नेक का जहर अब गुरुजी के दिल तक पहुंचने लगा है। पिछले जन्म में तांग सेक्ट का बंदा होने की वजह से जहर के मामले में अपना ये तीसरा भाई असली डॉक्टर था। उसने एक ही नजर में पूरा केस समझ लिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मास्टर यू का पूरा बायां हाथ सड़कर एकदम पर्पल ब्लैक हो चुका था और वहां के घाव से गंदा बदबूदार खून नीचे टपक रहा था। अब सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तांग सैन को अच्छे से पता था कि अगर ये जहर एक बार खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल गया तो साक्षात टाइटल्ड डोलुओ भी आकर बुढ़े को यमराज से वापस नहीं ला सकता। भले ही आगे जो वो करने वाला था वो गुरुजी के लिए थोड़ा बेरहम था, पर तांग सैन की सोच साफ थी। जान बची तो लाखों पाए, अगर लाइफ बचती है तो गुरुजी को थोड़ा दर्द सहना पड़े तो क्या बड़ी बात है। तांग सैन ने तुरंत फैसला लिया, अपनी पर्पल आई की पावर को फुल स्पीड पर ऑन किया, बिजली की तरह भागा और आसपास की झाड़ियों से खून रोकने और जहर काटने वाली कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लाया। वापस मास्टर यू के पास आकर उसने अपनी उंगलियों को हवा की तरह चलाया और मास्टर यू के बाएं कंधे के कुछ खास पॉइंट्स को दबाकर वहां का ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह जाम कर दिया। गुरुजी, आपकी जान बचाने के लिए आपका ये श्याओ सैन आज एक बड़ी गुस्ताखी करने जा रहा है, मुझे माफ कर देना। तांग सैन ने सिर झुकाकर दुखी आवाज में माफी मांगी और अगले ही पल हाथ चला, चाकू घूमा और खचाक मास्टर यू की आंखें ऊपर चढ़ गईं। पूरे बदन से ठंडा पसीना छूट गया और वो दर्द के मारे इतने सुन्न हो गए कि मुंह से आवाज तक नहीं निकली। श्याओ सैन। अपने गुरु को दर्द से कांपते देखकर तांग सैन बड़े प्यार से बोला, गुरुजी, सब आपकी सलामती के लिए ही है। ये बोलते हुए उसने बड़े ही केयरिंग अंदाज में उस कटी हुई काली पड़ चुकी बाजू को लात मारकर सीधे मास्टर यू के मुंह के सामने कर दिया, ताकि वो खुद देख सकें कि जहर कितना गहरा था और उसने कितनी सही जगह से कट लगाया था। मास्टर यू ने जमीन पर पड़ी उस बाजू को देखा जो 1 सेकंड पहले तक उनकी अपनी बॉडी का हिस्सा थी। उनका पूरा दिल अंदर से टूटकर बिखर गया। साले नालायक, क्या ये घटिया और जंगली इलाज करना बहुत जरूरी था? वो भी आखिर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट से आते थे। थ्योरी का ज्ञान उन्हें भी था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी इस बाजू को अभी थोड़ा और दिमाग लगाकर बचाया जा सकता था, पर इस कलयुगी चेले ने दूसरा कोई रास्ता ढूंढा ही नहीं, सीधे हाथ ही साफ कर दिया। अनीच लड़के, तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। मास्टर यू का दिमाग अंदर ही अंदर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। पर अब चिड़िया चुग गई खेत। अब सिवाय मन ही मन रोने के वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक गुरु होने के नाते अपना वो आखिरी स्वैग और महान ज्ञानी वाला मुखौटा बचाने के लिए मास्टर यू ने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और अपने बचे हुए सीधे हाथ को धीरे से हिलाते हुए बोले, श्याओ सैन उठो, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। ये सब तो किस्मत का खेल है। शायद मेरी लाइफ में ये दुख लिखा ही था। खुद को जबरदस्ती दिलासा देने के बाद मास्टर यू ने अपनी वो बेजान आंखें हवा में तैरती उस पीले रंग की सोल रिंग की तरफ घुमाई। अपनी खाली बाईं आस्तीन को देखकर उनका रोना निकल आया। पर जल्द ही ये दुख एक अजीब से पागलपन वाले जुनून में बदल गया। जब मैं खुद पूरी जिंदगी के लिए एक अपाहिज कचरा बन चुका हूँ तो मुझे इस तांग सैन को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर कसकर पकड़ना ही होगा। जब तक तांग सैन मेरी उस अजेय थ्योरी को सच साबित करता रहेगा तब तक मैं यू शियाओगांग इस सोल मास्टर की दुनिया में हमेशा नंबर 1 मास्टर बना रहूंगा। रही बात उस लिन नुओ की, तो नुओडिंग एकेडमी वापस जाकर उसके खिलाफ कोई नया गेम सेट करेंगे। एंड में जीत तो मेरी ही होगी। अपने कटे हुए हाथ के उस जानलेवा दर्द को बर्दाश्त करते हुए गांग जी ने अपने चेहरे पर एक ऐसी नकली और अजीब स्माइल लाई जो रोने से भी बदतर दिख रही थी। श्याओ सैन, चूंकि ये दातुरा स्नेक अब मर चुका है तो इसकी ये करीब 400 साल पुरानी सोल रिंग बेकार नहीं जानी चाहिए। मेरे सालों के रिसर्च और थ्योरी के हिसाब से एक प्लांट टाइप मार्शल सोल आराम से किसी एनिमल टाइप सोल बीस्ट की रिंग को सोख सकता है। अगर तुम्हारी इस ब्लू सिल्वर ग्रास ने इसे पचा लिया तो ये न सिर्फ इसकी कमजोरी यानी इसके कम लचीलेपन को दूर करेगी, बल्कि तुम्हें इस सांप की वो सुन्न कर देने वाली जहर की पावर भी दिला देगी। ऐसा होने पर तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास सीधे टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। अपने गुरु की वो टूटती हुई
और हाँफने वाली आवाज सुनकर तांग सैन की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और उसके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। कितने महान हैं गुरुदेव, सच में दुनिया में इनसे बड़ा कोई नहीं है। खुद अभी अभी अपना एक हाथ गंवाकर यमराज के घर से वापस आए हैं, पर होश में आते ही उन्हें अपनी चोट की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो मेरे जैसे नए चेले के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा गुरु मिलना मतलब सीधे भगवान का आशीर्वाद है। गुरुजी, अब आप आगे कुछ मत बोलिए, मैं सब समझ गया हूँ। तांग सैन ने रोते हुए अपना सिर हिलाया, आंखों के आंसू पोंछे और तुरंत उस मरे हुए सांप के पास जाकर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, हथेली से सोल पावर ऑन की तो एक हल्की नीली ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आकर धीरे धीरे हिलने लगी। इसके बाद तांग सैन ने अपनी आंखें बंद की और मास्टर यू के बताए हुए तरीके से अपनी दिमागी पावर से उस पीले रंग की 100 साल वाली सोल रिंग को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगा। आखिर क्यों मैं इस सोल रिंग को सोख नहीं पा रहा हूँ? तांग सैन पूरी तरह बौखला गया। वो माथे पर पसीना पसीना होकर अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे घूर रहा था मानो उसे अपनी जिंदगी पर ही शक हो गया हो। क्या मेरा पोस्चर गलत है या फिर मेरी इस जुआनतियान गोंग की इंटरनल पावर और सोल रिंग के बीच कोई लफड़ा चल रहा है? इसी कंफ्यूजन में वो सिवाय इसके कुछ नहीं कर सका कि पास में लेटे लेटे दर्द से कराह रहे मास्टर यू की तरफ मदद के लिए देखे। वहां जमीन पर पड़े पड़े कराह रहे गांग जी ने जैसे ही ये बात सुनी, भाई साहब मुर्दे में जान आ गई वाला सीन हो गया। वो अपने कटे हुए हाथ को दबाकर लड़खड़ाते हुए जैसे जैसे पास पहुंचे, उनकी शक्ल का रंग ही बदल गया। उन्हें बड़ा तगड़ा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि उनकी खुद की सोल पावर भले ही लेवल 29 के पीक पर लॉक थी और टस से मस नहीं हो रही थी, पर सामने तैर रही वो दातुरा स्नेक की सोल रिंग सीधे गांग जी से एक अजीब सा कनेक्शन बना रही थी, मानो पागलों की तरह उन्हें ही आवाज दे रही हो। उसी सेकंड मास्टर की असीम बुद्धि उनके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। लो भाई, रायता फैल गया। डोलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे बेसिक रूल क्या है? जो आखिरी वार करेगा सोल रिंग उसी की होगी। क्या इस दुनिया के सिस्टम ने यह मान लिया कि उस सांप को तांग सैन ने नहीं बल्कि खुद यू शियाओगांग ने मारा है? जैसे ही गांग जी को वो कुछ देर पहले वाला टूथपेस्ट की तरह सांप के पीछे से निकलने वाला सीन याद आया, उनका चेहरा एकदम हरा काला पड़ गया। और हाँ, इस सिचुएशन को समझाने का इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिकल रास्ता भी नहीं था। पर भाई, अगर ये अजीब और घटिया सच बाहर आ गया तो वो महान थ्योरी मास्टर आगे से इस सोल मास्टर की दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या? अपनी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मास्टर यू का वो छोटा सा गंजा सिर पागलों की तरह दौड़ने लगा। उन्होंने तुरंत अपना गला साफ किया और जबरदस्ती अपना वो अंतर्यामी गुरु वाला स्वैग वापस लाते हुए बोले, श्याओ सैन, अब दोबारा ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे गुरु ने अभी अभी अपनी तेज नजरों से पूरा एनालिसिस कर लिया है। बात दरअसल ये है कि इस सोल रिंग की उम्र बहुत ज्यादा है और इसके अंदर की खतरनाक एनर्जी तुम्हारी इस छोटी बॉडी की लिमिट से बाहर है। तुम्हारे मार्शल सोल में भी अपनी एक जान है। वो खुद इस टाइम तुम्हें बचाने के लिए इस रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। ये तुम्हारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मोड है। खैर कोई बात नहीं, अब हमें तुम्हारे लिए कोई दूसरी और इससे बेहतर सोल रिंग ढूंढनी होगी। तांग सैन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर अपना सिर हिलाया। भले ही उसे अंदर से लग रहा था कि कहानी में कहीं ना कहीं कोई झोल है, पर जैसे ही उसकी नजर अपने गुरु के उस कटे हुए हाथ पर पड़ी जो उन्होंने उसे बचाने के चक्कर में गंवाया था, उसके दिल का सारा शक चुटकियों में गायब हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के लिए भारी प्यार और इज्जत बची थी। गुरुजी मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? इसके बाद वो गुरु चेला एक दूसरे का सहारा बनकर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे उस जंगल के बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। रही बात उस टॉप क्लास दातुरा स्नेक की सोल रिंग की, तो वो बेचारी वहीं अकेले पड़ी रही ताकि टाइम बीतने के साथ साथ हवा में गायब हो सके। पूरे रास्ते मास्टर यू अपने गुस्से के मारे दांत भींचते रहे। इस बार का शिकार तो सीधे सीधे महाकचरा साबित हुआ था। हाथ कुछ आया नहीं, उल्टा एक बाजू से हाथ धोना पड़ गया। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि जब श्याओ सैन लेवल 20 पर पहुंचेगा तो वो अकेले आने की ऐसी होशियारी कभी नहीं करेंगे। तब सीधे अपने पुराने रसूख और जान पहचान का यूज करके बड़े फाइटर्स को साथ लाएंगे। आखिर लेवल 29 के एक ग्रेड 2 फाइटर के दम पर अकेले आना सचमुच उनकी औकात से बाहर था। ऐसी जानलेवा रिस्क लेकर चेले को अकेले शिकार पर लाना अब वो कभी नहीं करने वाले थे। कुछ ही देर में वो दोनों जंगल के किनारे के पास पहुंचे तो उन्हें ठीक वही 10 साल पुराना अकेला बांस दिखा जो अंदर आते वक्त मिला था। सच कहें तो गांग जी अब इस मनहूस जंगल में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहते थे। अगर उनके ऊपर उस नंबर 1 थ्योरी मास्टर का भूत सवार न होता तो उनका मन कर रहा था कि तांग सैन से कहें कि इसी 10 साल वाली रिंग को सोख कर कहानी खत्म करे। पर तभी उनकी नजर एक दूसरे टारगेट पर पड़ी। एक 100 साल पुरानी कैनिबल फ्लावर। इस बदसूरत फूल के आसपास से ऐसी गंदी बदबू आ रही थी कि सांप, कीड़े मकोड़े और चूहे भी इससे कोसों दूर भागते थे। पॉइजन टाइप। भले ही ये एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट था और मास्टर यू को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर सिचुएशन के हिसाब से एकदम सेट था। वो तुरंत आगे बढ़े, उस बदसूरत फूल की तरफ उंगली उठाई और बड़े हक से बोले, श्याओ सैन, इसी को चुनो। इस कॉर्प्स फ्लावर की उम्र पूरे 100 साल से ज्यादा है। इसे सोखने के बाद तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास का लचीलापन और मजबूत हो जाएगा और साथ में तुम्हें जहर की पावर भी मिल जाएगी। यही है असली परफेक्ट मैच। अपने गुरु पर आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से
तांग सैन ने ज्यादा ना नुकुर नहीं की। जब गुरुजी ने साफ कह दिया कि वो दातुरा स्नेक वाली रिंग उसके बस की बात नहीं थी, तो इस 100 साल वाले फूल को चुनना ही सबसे सेफ और सही रास्ता था। वैसे भी गुरुजी की थ्योरी के हिसाब से ब्लू सिल्वर ग्रास तो सिर्फ बाएं हाथ के उस हथौड़े वाले मार्शल सोल को छिपाने का एक मुखौटा थी, तो पहली रिंग थोड़ी कम उम्र की भी हो तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। श्याओ सैन, इस कॉर्प्स फ्लावर की कमजोरी इसकी जड़ में है, तुम्हें बस नीचे से इसकी स्टेम को काटना है और इसकी सोल रिंग तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मास्टर यू का वो टीचर बनने का कीड़ा फिर से जाग गया था। उन्होंने आदत के अनुसार अपनी ठुड्डी को हवा में उठाया और नथुने आसमान की तरफ तान लिए। तांग सैन ने अपने गुरु की इस फनी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना चाकू कसकर पकड़ा, उसकी बॉडी बिजली की तरह घूमी और उसने उस फूल की जड़ पर धड़ाधड़ कई वार किए। खचाक खचाक, कुछ ही आवाजों के साथ वो फूल बीच में से कटकर गिर गया और लाइट्स आपस में जुड़कर एक हल्के पीले रंग की 100 साल वाली सोल रिंग धीरे धीरे उस कटे हुए फूल के ऊपर तैरने लगी। उस रिंग को देखकर तांग सैन थोड़ा सा ठहर गया। अरे भाई, ये कुछ सही नहीं लग रहा। उसे लगा था कि भले ही वो गुरुजी के मुंह से सुनी हुई 423 साल की टॉप लिमिट वाली रिंग ना ले पाया हो, पर कम से कम 300 साल के आसपास का जुगाड़ तो होगा ही। पर सामने तैर रही इस रिंग का पीला रंग कुछ देर पहले वाले उस सांप की रिंग के मुकाबले काफी ज्यादा हल्का था। गुरुजी, इसका रंग कुछ ज्यादा ही हल्का नहीं है? तांग सैन ने अपना मुंह घुमाया और अनजाने में ही उसके मुंह से यह शक निकल गया। गांग जी का दिल सीधे गले में आ गया। लो भाई, ये क्या सीन हो गया? इस सीधे साधे लड़के ने तो रास्ते में सिखाया हुआ ज्ञान सचमुच सीरियसली ले लिया। इस टाइम मास्टर यू को अंदर ही अंदर खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगर उन्हें पहले पता होता तो वो रास्ते में सोल रिंग की उम्र नापने वाली थ्योरी इस लड़के को कभी नहीं सिखाते। अब क्या वो खुद नहीं चाहते थे कि उनके प्यारे चेले को पूरे 400 साल की धांसू रिंग मिले? पर भाई, खुद में उतनी औकात भी तो होनी चाहिए ना। वो खुद को पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 थ्योरी मास्टर मानते थे और पहली ही बार चेले को लेकर आए और ऐसा कबाड़ा हो गया तो इज्जत का कचरा होना तय था। तांग सैन को इस 100 साल से थोड़ी ही ज्यादा वाली कचरा रिंग को सोखने के लिए मनाना अब उनके लिए खुद की थ्योरी का एक लॉयल्टी टेस्ट बन चुका था। श्याओ सैन, यू शियाओगांग ने अचानक अपनी आवाज भारी की एंड उसमें एक डांटने वाला टोन आ गया। तुम्हारे गुरु ने सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया था? सोल रिंग की उम्र सिर्फ बाहर का दिखावा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सोल मास्टर के मार्शल सोल के साथ कितनी मैच करती है। क्यों अब तुम अपने इसी गुरु की बातों पर शक करने लगे हो? यू शियाओगांग को इतने गुस्से और हक से बोलता देखकर तांग सैन के दिल में जो थोड़ा सा शक आया था वो एक ही झटके में भारी पछतावे में बदल गया। मैं कितना नीच हूँ। गुरुजी ने मेरे लिए अपनी एक पूरी बाजू गंवा दी, अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं, फिर भी उनके दिमाग में सिर्फ मेरे लिए एक परफेक्ट फ्यूचर सेट करने की प्लानिंग चल रही है और मैं यहाँ बैठकर उस गुरु पर शक कर रहा हूँ जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। खुद ही कहानी बनाकर खुद को इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद तांग सैन की नजरें एक बार फिर एकदम कड़क हो गईं। उसने अब कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे उस हल्के पीले रंग की कॉर्प्स फ्लावर रिंग के सामने पालथी मारकर बैठ गया। आंखें बंद की और पूरी लगन से अपनी इस परफेक्टली मैच्ड पहली सोल रिंग को सोखना शुरू कर दिया। अरे ये क्या चक्कर है? गुरुजी ने तो कहा था कि सोल रिंग सोखना मतलब यमराज के घर से होकर आना है, जिसमें बदन का कोना कोना दर्द से फट जाता है। तांग सैन के माथे पर हल्की सी शिकन आई, पर दिल में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। जैसे ही उस फूल की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर गई, वो किसी सीधी सादी भेड़ की तरह सीधे उसकी नसों में दौड़ने लगी, मानो अपने असली मालिक से मिल रही हो। शुरुआत में बस एक हल्की सी सूजन जैसा फील हुआ और फिर उसकी बॉडी के अंदर से निकली एक शांत पावर ने उस एनर्जी को फटाफट हजम कर लिया। पूरा प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ था। तांग सैन का दिल खुशी से झूम उठा। भले ही वो अभी इस सोल मास्टर की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझता था, पर पिछले जन्म में जुआनतियान गोंग की प्रैक्टिस के तजुर्बे से उसे अच्छे से पता था अगर किसी बाहरी एनर्जी को पचाना इतना आसान हो तो इस बात के सिर्फ 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो एनर्जी खुद ही एकदम कचरा है या फिर वो एनर्जी आपके लिए ही बनी है। ये सोचते ही तांग सैन की उंगलियां एक्साइटमेंट के मारे कांपने लगीं। उसे लगा कि वो असली फाइटर बनने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। कुछ ही देर बाद एक हल्के और थोड़े फीके पीले रंग की सोल रिंग धीरे से उसके पैरों के पास से बाहर आई और ऊपर नीचे मूव करने लगी। गुरुजी, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं इस टाइम हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तांग सैन ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरों में एक गजब की चमक थी। जैसे ही रिंग अपनी जगह सेट हुई, उसे साफ फील हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर जो पुरानी लिमिट की दीवार थी वो पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी वो जुआनतियान गोंग की इंटरनल पावर भी उस लिमिट को पार करके अगले लेवल पर पहुंच चुकी थी। श्याओ सैन, जरा अपनी पहली स्किल का जलवा तो दिखाओ। यू शियाओगांग ने अपना इकलौता सीधा हाथ पीछे बांधा और बड़े शांत होकर बोले, पर सच कहें तो अंदर से उनकी पूरी फटी पड़ी थी। तांग सैन की असलियत छिपाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसके पास दूसरा मार्शल सोल हाउतियन हैमर था, जिसका साफ मतलब था कि वो हाउतियन सेक्ट के टॉप परिवार का खून था और उस खानदान के लोग अपने बच्चों के मामले में इतने खूंखार थे कि बदला लेने के लिए 7 पुश्तों को साफ कर देते थे।
अगर आज उन्होंने सचमुच तांग सैन को किसी 10 साल वाली कचरा रिंग को सोखने दिया होता तो फ्यूचर में उनके साथ क्या हिसाब किताब होता, ये सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब ये 100 साल वाली रिंग आ गई थी तो चलो इज्जत बच गई। रही बात अपनी अजेय थ्योरी को सच साबित करने की, तो वो तांग सैन के लेवल 20 पर पहुंचने के बाद देख लेंगे। कुल मिलाकर अभी गेम उनके कंट्रोल में था। गुरु का ऑर्डर सुनते ही तांग सैन ने खुशी खुशी सिर हिलाया। लेवल अप होने के बाद जो नई ताकत उसे फील हो रही थी वो खुद देखना चाहता था कि उसे कितनी धांसू स्किल मिली है। उसके पैरों के पास की वो हल्के पीले रंग की रिंग थोड़ी सी चमकी। उसने अपनी पोजीशन ली और धीरे से चिल्लाया, फर्स्ट सोल स्किल ब्लू सिल्वर बाइंडिंग। पलक झपकते ही उसकी हथेली से वो ब्लू सिल्वर ग्रास पागलों की तरह बाहर निकली और एक बिल्कुल ढीली ढाली बेल का रूप ले लिया। इसी के साथ एक गंदी बदबू हवा में फैली और वो बेल बड़े ही मरे हुए स्टाइल में सामने के पेड़ के तने से जाकर 2-4 बार लिपट गई। तभी जंगल से एक ठंडी हवा का झोंका आया और बस कहानी खत्म। आगे कुछ हुआ ही नहीं। मास्टर यू को लगा जैसे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और वो वहां बेहोश होते होते बचे। अरे भाई, ये क्या कबाड़ा हो गया। पहले जो दातुरा स्नेक वाली रिंग मिलने वाली थी वो कम से कम इस घास को मजबूत बनाती और साथ में सुन्न करने वाला जहर देती, पर अभी भले ही उनकी खुद की पावर सिर्फ लेवल 29 थी, पर वो साफ देख सकते थे कि तांग सैन की ये पहली स्किल पूरी तरह से कचरा साबित हुई थी। उस बेल की मजबूती, उसका जहर, सब कुछ पूरी तरह से फेल था। एकदम खत्म आइटम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 थ्योरी मास्टर हूँ। मुझे इस रायते को कैसे भी करके समेटना ही होगा। यू मास्टर का वो छोटा सा गंजा सिर इतनी तेज दौड़ा कि मानो उसमें से चिंगारियां निकलने वाली थीं। आखिरकार उनके दिमाग की बत्ती चमकी और उन्हें एक सही बहाना मिल ही गया। श्याओ सैन, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत ही शानदार। यू शियाओगांग ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी तारीफ वाली स्माइल लाई। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को शेप कंट्रोल करने की एक गजब की पावर मिली है। फ्यूचर में जब तुम मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे तो तुम पूरे मैदान को कंट्रोल करने वाले एक कंट्रोल टाइप फाइटर बनोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी टीम के अंदर कंट्रोल करने वाला बंदा ही असली बॉस होता है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी से एक लीडर की तरह सोचना शुरू करो। उन्होंने थोड़ा रुककर अपनी बात का पासा पलटा। बेशक तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में अभी मजबूती की थोड़ी सी कमी है, पर मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलकर जब हम मेरी पर्सनल थ्योरी के हिसाब से सही सही सोल रिंग्स चुनेंगे तो ये छोटी सी कमजोरी चुटकियों में दूर हो जाएगी। गुरु का इतना लंबा भाषण सुनने के बाद भी तांग सैन ने तुरंत हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उल्टा उसकी आंखों में एक पल के लिए एक छोटा सा शक साफ चमका। पिछले जन्म में वो तांग सेक्ट के आउटर मेंबर का एक टॉप जीनियस रह चुका था। भले ही इस जन्म में उसने अभी इस दुनिया के सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझा था, पर वो इतना तो साफ फील कर सकता था कि उसकी ये पहली स्किल सचमुच थोड़ी सी ज्यादा ही कचरा लग रही थी। अपने प्यारे चेले की आंखों में वो आता जाता शक भांप कर मास्टर यू का दिल जोर से धड़का। अरे भाई, ये मेरी बातों पर शक कर रहा है। इस मास्टर की थ्योरी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने झटके से अपनी पीठ सीधी की और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दावा ठोक दिया। श्याओ सैन, तुम्हें बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। एक कचरा माने जाने वाले मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास को फाइट के मैदान में ऐसा रूप बदल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आज तुम्हारा ये गुरु सीना ठोक कर कह रहा है, तुम्हारी ये पहली स्किल अपने लेवल के फाइटर्स के बीच पूरी तरह से अजेय है। एक बार अगर कोई तुम्हारी इस घास के जाल में फंस गया तो वहां से छूटना उसके लिए सीधे सीधे नामुमकिन है। अपने गुरु को इतने पूरे भरोसे और गारंटी के साथ बोलता देखकर तांग सैन के दिल का वो शक एक बार फिर हवा में उड़ गया। वैसे भी उसे इस दुनिया में आए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही तो हुए थे और सोल मास्टर की थ्योरी का ज्ञान उसे अपने गुरु, जो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ज्ञानी थे, के मुकाबले कितना ही होगा। गुरुजी, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। तांग सैन ने थोड़ा सोचते हुए अपना सिर हिलाया और उसका दिल एक बार फिर अपने गुरु के ज्ञान के सामने झुक गया। कितनी दयनीय बात है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां वो दोनों गुरु चेला जैसे ही स्पिरिट हंटिंग फॉरेस्ट के मेन गेट से बाहर निकले, तांग सैन को अचानक कुछ याद आया। उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने झटके से अपना मुंह घुमाया, अपने दांत भींचे और भारी गुस्से को दबाते हुए बोला, गुरुजी, एक बात है जो मुझे आपको जरूर बतानी चाहिए। असल में आपके हाथ को शायद बचाया जा सकता था। क्या? ये बात मास्टर यू के सिर पर किसी बिजली की तरह गिरी। पूरे रास्ते अपने दिल को समझा बुझाकर उन्होंने जैसे जैसे इस कड़वे सच को एक्सेप्ट किया था कि अब वो एक हाथ के अपाहिज मास्टर बन चुके हैं, और यहाँ तांग सैन अचानक ऐसा बम फोड़ रहा था। गांग जी की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो गईं। वो सांड की तरह हांफने लगे और किसी पूंछ दबे बिल्ली की तरह उछलते हुए पागलों की तरह चीखे, श्याओ सैन, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? गुरुजी, पहले आप प्लीज शांत हो जाइए। तांग सैन ने तुरंत लड़खड़ाते हुए यू शियाओगांग को संभाला, एक गहरी सांस ली और जो कुछ उसने देखा था उसमें मिर्च मसाला लगाकर उगलना शुरू किया। जब उस दातुरा स्नेक ने आपको अपने मुंह में निगल लिया था तब मैंने साफ देखा था कि लिन नुओ और स्पिरिट हॉल के वो लोग कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उनका अपना शिकार पूरा हो चुका था और उन्होंने पक्का मेरी चीखें भी सुनी थीं, पर उस लिन नुओ ने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा।
वो जानबूझकर हमें मरता हुआ छोड़ गया। एक सेकंड के सन्नाटे के बाद मास्टर यू का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्हें लगा कि महान थ्योरी मास्टर के उनके ऊंचे ईगो पर किसी ने लात मार दी है। उनके उस अजीब और टेढ़े लॉजिक के हिसाब से जब बीबी डोंग ने लिन नुओ को उनके हवाले किया था तो वो लिन नुओ के सबसे बड़े गार्जियन बन चुके थे। आगे चलकर अगर लिन नुओ उनका गुलाम भी बन जाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इस लड़के की हिम्मत तो देखो, उसने न सिर्फ मास्टर की अजेय थ्योरी को कचरा समझकर लात मारी और स्पिरिट हॉल के उन मामूली लोगों से मदद लेने चला गया, बल्कि अब उन दोनों को मौत के मुंह में देखकर भी अनदेखा कर दिया। उस बदतमीज की इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दे। यू शियाओगांग ने अपने बचे हुए सीधे हाथ की मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उनकी नसें दिखने लगीं। वो पूरी तरह गुस्से में अंधे हो चुके थे। एक बार नॉटिंग एकेडमी वापस पहुंचने दो। ये महान मास्टर उस आसमान पर उड़ने वाले लड़के को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बाकी का पूरा रास्ता दोनों ने बिना एक शब्द बोले अपने अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए नॉटिंग सिटी की तरफ तय किया। शहर पहुंचते ही तांग सैन सबसे पहले स्पिरिट हॉल की ब्रांच की तरफ भागा ताकि अपना स्पिरिट मास्टर का असेसमेंट पूरा कर सके। वहां उसे अपनी जिंदगी की पहली कमाई, हर महीने मिलने वाला एक गोल्ड स्पिरिट कॉइन मिला, जिसे पाकर वो बेहद खुश था। पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उससे पहले ही लिन नुओ वहां पहुंचकर अपना असेसमेंट टेस्ट पूरा कर चुका था। जब टेस्ट वाले क्रिस्टल ने लेवल 13 की स्पिरिट पावर की वो आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी दिखाई तो असेसमेंट करने वाले मास्टर मैथ्यू के हलक में थूक अटक गया। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, ओह भाई कितना खतरनाक है। पर आखिरकार मैथ्यू भी एक ब्रांच के बिशप थे तो उनके काम करने का तरीका बड़ा शातिर था। जब उन्होंने भांप लिया कि लिन नुओ का अभी सीधे स्पिरिट हॉल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है तो उन्होंने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी लिन नुओ के रिश्ते सु युनताओ और बाकी लोगों के साथ काफी अच्छे थे तो ये जान पहचान आगे काम आने वाली थी। मैथ्यू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और दिमाग में एक लंबा गेम प्लान तैयार किया। जैसे ही यह लड़का नॉटिंग जूनियर स्पिरिट मास्टर एकेडमी से ग्रेजुएट होगा मैं इसकी फाइल सीधे हेवनडाउ एम्पायर के प्लेटिनम सेक्रेड हॉल में भेज दूंगा। उस टाइम अगर लिन नुओ स्पिरिट हॉल का हिस्सा नहीं भी बनना चाहेगा तो ऊपर के बड़े अफसरों की सिफारिश से उसे हेवनडाउ रॉयल एकेडमी में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया जाएगा। यह लड़का चाहे या ना चाहे आज नहीं तो कल इसके फायदे हमारे स्पिरिट हॉल के नेटवर्क से ही जुड़ेंगे। सीन वापस नॉटिंग एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है जहां लिन नुओ के हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे अचानक एक कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, लिन नुओ तुरंत बाहर निकल नीच, ये मास्टर आज तुझे तमीज सिखाकर ही रहेगा। एक ऐसे थ्योरी मास्टर जिसने अपनी आधी जिंदगी इस स्पिरिट वर्ल्ड के लिए कुर्बान कर दी, उसे मरता हुआ छोड़ देना ये माफी के लायक नहीं है। यू शियाओगांग की इस एक चीख ने आसपास के सारे तमाशबीन स्टूडेंट्स को वहां इकट्ठा कर दिया, पर उन्होंने भीड़ को हटाने के बजाय उस अटेंशन का पूरा मजा लेना शुरू कर दिया। आज वो सबके सामने लिन नुओ के इस ओवर कॉन्फिडेंस को पैरों तले कुचलना चाहते थे। साथ ही वो इन गांव के देहाती लड़कों को दिखाना चाहते थे कि उनके हाथों तैयार हुआ उनका पहला चेला तांग सैन कितना बड़ा जीनियस है। इसी बहाने उस जंगल में लगी उनकी इज्जत की वाट का बदला भी पूरा हो जाता। बेशक गांग जी के दिमाग में सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का ही प्लान नहीं चल रहा था। स्पिरिट वर्ल्ड में हमेशा से एक कहानी मशहूर थी, टॉप क्वालिटी की स्पिरिट बोन्स को ब्लड रिवर ट्रेजर कहा जाता है। वो न सिर्फ किसी स्पिरिट मास्टर को उसकी लिमिट पार करने में मदद करती हैं और उसका पूरा शरीर बदल देती हैं, बल्कि कुछ बेहद खास स्पिरिट बोन्स तो कटे हुए अंगों को भी दोबारा उगा सकती हैं। ऐसा चमत्कारी खजाना भले ही उनके ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के पास हो, पर उनके कबीले के वो बेवकूफ लोग उन्हें कभी नहीं देने वाले थे। पर वो अमीर स्पिरिट हॉल, अगर आज उन्होंने लिन नुओ को अच्छे से धोकर अपने पैरों पर झुका दिया और उसे अपना दीवाना बना लिया तो फ्यूचर में इस कनेक्शन का यूज करके वो स्पिरिट हॉल से एक टॉप क्वालिटी की स्पिरिट बोन ऐंठ सकते थे। उस टाइम उनका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता और पिछले 30 सालों से लेवल 30 पर अटका हुआ उनका वो रोना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये तो सीधे सीधे महाजीत वाला प्लान था। इस बीच हॉस्टल के कमरे के अंदर आंखें बंद करके आराम कर रहा लिन नुओ जब नीचे से आ रही इस पागल कुत्ते जैसी भौंकने की आवाज सुनता है तो उसके दिमाग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सालो, तुम्हें इतनी इज्जत दे रहा हूं तो तुम खुद अपना मुंह उठाकर थप्पड़ खाने आ रहे हो क्या? ये अजीब गुरु चेला जोड़ी साक्षात सिरदर्द थी। जहां भी जाते थे गंदगी फैलाते थे। वो ठंडे चेहरे के साथ दरवाजा खोलकर जैसे ही नीचे उतरा, तांग सैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी ही ईमानदारी का मुखौटा पहनकर सीधे उसकी नाक के सामने उंगली तानते हुए बकवास करना शुरू कर दिया। लिन नुओ, उस जंगल में तुमने मेरी चीखें साफ सुनी थीं, फिर भी तुम मुंह मोड़कर चले गए। तुम्हारी इसी खुदगर्जी और ठंडे दिल की वजह से आज मेरे गुरु ने हमेशा के लिए अपना एक हाथ खो दिया, जबकि मेरे गुरु एकेडमी में तुम्हारे बारे में कितना सोचते थे। तुम जैसे एहसान फरामोश इंसान को तो जीने का भी कोई हक नहीं है। तांग सैन बोलते बोलते इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आवाज कांपने लगी। आज मैं तांग सैन तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम हारे तो तुम्हें सबके सामने घुटने टेक कर मेरे गुरु से नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी।
ये धमकी देने के बाद तांग सैन के होठों पर एक विनर वाली ओवर कॉन्फिडेंस की स्माइल आ गई। उसकी नजर में अब उसके पास अपनी बॉडी से परफेक्टली मैच होने वाली पहली 100 साल की स्पिरिट रिंग थी। मार्शल सोल का रूप बदलने वाली वो अजेय ब्लू सिल्वर बाइंडिंग स्किल थी और ऊपर से पिछले जन्म के तांग सेक्ट के वो खतरनाक सीक्रेट मूव्स भी थे। लिन नुओ जैसे इस मामूली लोकल लड़के को धूल चटाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस बकवास इमोशनल ब्लैकमेल को सुनकर लिन नुओ के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में कड़वा काढ़ा ठूंस दिया हो। भाई, मैं खुद रास्ता बदलकर इन दोनों कार्टूनों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, पर यह जीने का हक नहीं है वाला टैग फिर भी मेरे माथे पर आकर चिपक ही गया। मास्टर यू तांग सैन, जरा अपने चेहरे पर लगी ये ज्यादा ही चमकती हुई बकवास बंद करोगे? लिन नुओ गुस्से में हंस पड़ा। उसने अपनी आवाज को थोड़ा खींचा और लोहे जैसे काले पड़ चुके यू शियाओगांग के चेहरे की तरफ मजे लेते हुए देखा। उस डेंजरस जंगल में किसी की जान बचाना एक चॉइस होती है, कोई ड्यूटी नहीं। और वैसे भी उसने एक गहरी चुटकी ली। हमारे थ्योरी में दुनिया के नंबर 1 मास्टर यू, क्या आप सिर्फ कुछ 100 साल के एक मामूली स्पिरिट बीस्ट को भी नहीं हरा सकते थे, जो आपको मुझ जैसे अभी अभी मार्शल सोल जगाने वाले एक छोटे बच्चे से मदद की भीख मांगनी पड़ गई? ये सुनते ही तमाशा देखने आई भीड़ में जैसे धमाका हो गया। खासकर वो रईस स्टूडेंट्स जो पहले से ही यू शियाओगांग को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ भाई, लिन भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। सबको पता है कि ये यू शियाओगांग हमारी एकेडमी में सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला एक फ्रॉड है। हा 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 हा, शियाओ सैन, इससे फालतू बकवास मत कर। यू शियाओगांग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो सांड की तरह हांफते हुए पागलों की तरह चिल्लाए, टूट पड़ इस पर। इस बदतमीज और घमंडी लड़के को ऐसा सबक सिखा कि इसकी हेकड़ी ठिकाने आ जाए। अपने पूजनीय गुरु की ऐसी बेइज्जती देखकर तांग सैन के अंदर का खून भी खौल उठा। लिन नुओ, एक बार जब मैं तुझे जमीन पर चटा दूंगा तो तेरा सिर पकड़कर अपने गुरु के पैरों में झुकाऊंगा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका टोन बेहद घमंडी था। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास तांग सेक्ट के सीक्रेट्स का टाइम ट्रैवलर वाला एडवांटेज है। ऊपर से शानदार 100 साल वाली पहली रिंग है। और ये लिन नुओ स्पिरिट हॉल के उन 2 कौड़ी के लोगों की मदद से जो शिकार किया होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल वाली कोई कचरा सफेद रिंग ही होगी। इस बार तो पूरा गेम उसी के हाथ में था। तांग सैन, मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास, लेवल 11 कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर। एक हल्की चीख के साथ तांग सैन की हथेली से एक अजीब सी रोशनी निकली एंड थोड़े काले रंग की वो ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आ गई। इसके तुरंत बाद एक हल्के पीले रंग की 100 साल वाली स्पिरिट रिंग उसके पैरों के पास से ऊपर नीचे मूव करने लगी। इस रोशनी को देखते ही आसपास के स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे, इसका मार्शल सोल तो वो कचरा ब्लू सिल्वर ग्रास है ना? ये तो अभी फर्स्ट ईयर में है ना? इतनी जल्दी स्पिरिट रिंग पाकर स्पिरिट मास्टर भी बन गया? पीला रंग, वो 100 साल वाली स्पिरिट रिंग है। भाई साहब, कितना डरावना है। क्या उस छोटे बालों वाले मास्टर के पास सचमुच कोई टैलेंट है? आसपास की तारीफें सुनकर तांग सैन की स्माइल और चौड़ी हो गई। पर लिन नुओ जब तांग सैन के हाथ में उस अजीब सी दिखने वाली घास को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक मजाक वाला भाव था। देखा जाए तो अगर फ्यूचर में इसकी ब्लू सिल्वर एम्परर वाली असली ताकत नहीं जागी और ये इसी यू शियाओगांग के इस कचरा प्लान पर चलता रहा तो पता नहीं कौन सी रिंग पर जाकर इसका मार्शल सोल पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे वो जो सेंट स्पिरिट विलेज के झरने के पीछे छिपी हुई 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग बोन है, क्यों ना किसी दिन जाकर उसे खोद लाऊं? भले ही वो प्लांट टाइप स्पिरिट बोन मेरे एट्रीब्यूट से मैच नहीं करती, पर भाई साहब वो पूरे 1 लाख साल पुरानी है। उसे इस तांग सैन के लिए छोड़ देना तो सीधे सीधे भगवान के दिए वरदान का अपमान होगा। असल में लिन नुओ का तांग सैन के इस चैलेंज का जवाब देने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि एक बार हाथ उठाने के बाद चाहे जीत हो या हार, फालतू के लफड़े पीछे पड़ ही जाते हैं। पर यह साफ था कि पिछले जन्म का तांग सेक्ट का आउटर मेंबर तांग सैन इस दुनिया के फेयर फाइट के रूल्स की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता था। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने बिना किसी वार्निंग के सीधे पीछे से वार करने का घटिया तरीका चुना। जैसे ही उसकी स्पिरिट रिंग चमकी, तांग सैन की आंखों में एक कातिलाना चमक आई और उसने तुरंत अपनी पहली स्किल एक्टिवेट कर दी, ब्लू सिल्वर बाइंडिंग। पलक झपकते ही वो बीमारी जैसी बैंगनी काली दिखने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें जमीन फाड़कर बाहर निकलीं और किसी जहरीले सांप की तरह पागलों की तरह लिन नुओ को जकड़ने के लिए झपटी। अब इस मरी हुई घास में कितनी ताकत थी ये तो छोड़ ही दो। लिन नुओ ने तो अपनी जगह से हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना दायां हाथ हवा में खोला, वूश, एक भयानक बैंगनी काली स्पिरिट पावर तुरंत आपस में जुड़ी और एक मनहूस और डरावनी वाइब देने वाला भारी भरकम डेथ साइज उसके हाथ में आ गया। उसने अपनी स्किल से मिलने वाले किसी अटैक का यूज तक नहीं किया, बस बड़े आराम से उस बड़े से गैंडासे को अपने सामने अड़ा दिया। वो डरावनी दिखने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें जैसे ही उस ब्लेड के पास पहुंची, उस ब्लेड से टपकते हुए काले जहर ने उन्हें छूते ही सुखाकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बाकी बची हुई कुछ बेलें जो जहर से बच गई थीं, उन्हें लिन नुओ ने अपनी कलाई को थोड़ा सा घुमाकर वहीं कचरे की तरह बिखेर दिया। ये कैसे हो सकता है? एक जैसा तगड़ा झटका उन दोनों गुरु चेले के दिमाग में एक साथ लगा। तांग सैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी अपने लेवल पर अजेय मानी जाने वाली ब्लू सिल्वर बाइंडिंग किसी भीगे हुए कागज की तरह इतनी आसानी से फट गई।
और रही बात यू शियाओगांग की, तो भाई साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उन्होंने बहुत पास से बीबी डोंग के डेथ स्पाइडर एम्परर मार्शल सोल का एनालिसिस किया था, पर बीबी डोंग की पहली स्किल में भी इतनी घटिया और खतरनाक तबाह करने वाली पावर नहीं थी। ऊपर से वेपन टाइप स्पिरिट स्किल्स तो वैसे ही सबसे टॉप क्लास मानी जाती हैं। इस टाइम बेहद खतरनाक के अलावा उनके दिमाग में कोई दूसरा वर्ड ही नहीं आ रहा था। उसी पल गांग जी की नजरें लिन नुओ को लेकर पूरी तरह बदल गईं। श्याओ सैन, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर आज तुमने इसे अपने पैरों पर झुका दिया तो यह लड़का सीधे मेरी मुट्ठी में होगा। मास्टर यू के उस अजीबोगरीब दिमाग के हिसाब से लिन नुओ के पास भले ही बीबी डोंग की तरह ट्विन मार्शल सोल ना हो, पर वो बीबी डोंग का भी बाप निकला। स्पिरिट हॉल के उन बेकार लोगों के साथ जाकर भी अगर इसे ऐसी खतरनाक स्पिरिट स्किल मिल सकती है, तो सोचो अगर ये लड़का मुझ जैसे दुनिया के नंबर 1 थ्योरी मास्टर के हाथ लग गया तो मेरी सही गाइडेंस के बाद ये सीधे आसमान छू लेगा। तांग सैन, क्या यही है वो अजय स्पिरिट स्किल जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए 7 आसमान छानकर चुनी थी? लिन नुओ ने एक हाथ से उस डेथ साइज को पकड़ा, हवा में बड़े ही स्वैग के साथ उस गहरे बैंगनी ब्लेड को घुमाया और उसके होठों पर जमी वो बेइज्जती वाली हंसी अब पूरी तरह साफ दिख रही थी। बस इतना ही? कितनी दयनीय बात है। अपनी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी बॉडी को थोड़ा आगे झुकाया और उस डेथ साइज को ताने हुए कमान से छूटे तीर की तरह सीधे तांग सैन के मुंह की तरफ झपटा। सामने खड़े लिन नुओ का वह खतरनाक और बेइज्जती से भरा स्वैग देखकर तांग सैन की आंखों में जो झटका लगा था वो सिर्फ एक पल के लिए था। बहुत जल्द उसकी जगह उसके अंदर कूट कूट कर भरी पुरानी घमंड और अकड़ ने ले ली। ये स्पिरिट रिंग और स्पिरिट स्किल तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। मेरे तांग सेक्ट के सीक्रेट मूव्स ही दुश्मनों को धूल चटाने का असली और सबसे बड़ा हथियार हैं। जरा मेरा ये मूव देखो, घोस्ट शैडो पेस। तांग सैन मन ही मन ठिठका और उसके कदम अचानक इतने अजीब और मिस्टीरियस तरीके से घूमने लगे मानो वो तलवार की धार पर नाच रहा हो। उसने लिन नुओ के उस भारी भरकम सीधे वार से बचने के लिए अपनी पूरी बॉडी को हवा में लहरा दिया। आज अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए तांग सेक्ट के इस पवित्र और दूध के धुले चेले को हर हाल में यह फाइट जीतनी ही थी। बचकर साइड में होते ही तांग सैन की आंखें एकदम ठंडी और शातिर हो गईं। उसने बड़े ही शातिराना और फुर्तीले अंदाज में अपना हाथ उठाया और उसकी चौड़ी आस्तीन का मुंह सीधे सामने से आ रहे लिन नुओ की तरफ लॉक हो गया। मूर्ख लिन नुओ, अब तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स का सामना न कर पाने के अपने इस दयनीय नसीब पर आंसू बहा। क्लिक! एक बहुत ही हल्की और दबी हुई आवाज आई और हवा को चीरती हुई एक बेहद ठंडी और चमकीली स्लीव डैगर उसकी आस्तीन से बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। तांग सैन को पूरा भरोसा था कि भले ही उसकी ब्लू सिल्वर बाइंडिंग कमजोर साबित हुई हो, तो क्या हुआ जब तांग सेक्ट का यह सबसे टॉप क्लास हिडन वेपन बिना किसी आवाज के सीधे बाहर आ चुका है। तो लिन नुओ की हार अब पत्थर की लकीर बन चुकी है। यह लड़का बस कुछ ही सेकंड्स में उसका गुलाम बनने वाला था। पर तभी तांग सैन ने अपने मन में एक कुटिल हंसी हंसी और बड़े ही उदार बनते हुए सोचा कि चूंकि उसके गुरु के दिल में इस लड़के के लिए थोड़ा सा प्यार जागा था, इसलिए वो इसकी जान नहीं लेगा। इसीलिए उसने खंजर मारते वक्त जानबूझकर लिन नुओ के गले और दिल की जगह को छोड़ दिया था। तेरी जान तो बच जाएगी, पर ये मास्टर तुझे ऐसा सबक सिखाएगा जो तू अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। इस बार भी पूरा चांस उसी का था। लेकिन भाई, ये छोटा तांग सैन अभी भी फेयर फाइट के रूल्स को कचरा समझता था। लिन नुओ को तांग सैन के इस पवित्र ड्रामे और काम करने के स्टाइल का बहुत अच्छे से अंदाजा था। जैसे ही तांग सैन ने हाथ उठाया, लिन नुओ पहले से ही कड़क हो चुका था। उस कड़कड़ाती हुई हवा की आवाज को भांपते ही लिन नुओ ने उस डरावनी बैंगनी काली डेथ साइज को हाथ में पकड़ा और अपनी कलाई को एक झटके से घुमाया। उस बड़े से ब्लेड की धार ने हवा को चीरते हुए एक तेज प्रोटेक्शन शील्ड जैसी बना दी। टिंग! लोहे से लोहा टकराने की एक कड़क आवाज गूंजी और वो बिजली की तरह आया हुआ खंजर सीधे टूटकर जमीन पर गिर गया। क्या? तांग सैन को संभलने या सोचने का एक पल भी दिए बिना लिन नुओ ने अपने पैरों का पूरा जोर लगाया और हवा में उछल गया। उसके शरीर की वो कड़क स्पिरिट पावर पूरी तरह से उस ब्लेड के अंदर समा गई। उस ब्लेड पर बने अजीब और डरावने निशानों ने हवा में मौत की एक ऐसी लकीर खींची कि देखने वालों का दिल दहल जाए। सामने साक्षात मौत के रूप में लिन नुओ को आते देखकर तांग सैन के होश उड़ गए। उसने पागलों की तरह अपने उस अजीब मूव का यूज करके पीछे हटने और बचने की कोशिश की, पर लिन नुओ का वो ब्लेड इतनी तेज था कि बचने का टाइम ही नहीं मिला। सर्रर! एक हल्की सी आवाज आई और तांग सैन वहीं का वहीं जम गया। ये वार सिर्फ तांग सैन का चेहरा बिगाड़ने के लिए नहीं था। आखिर वो ब्लू सिल्वर क्राउन प्रिंस था, तो उसके शरीर के अंदर जो लाइफ फोर्स थी वो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा और शुद्ध थी। जैसे ही उस ब्लेड ने तांग सैन की स्किन को छुआ, लिन नुओ ने बिना कोई आवाज किए अपनी डेथ साइज की एब्जॉर्ब पावर को एक्टिवेट कर दिया और तांग सैन के शरीर से लाइफ फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खींचकर सीधे अपने अंदर समेट लिया। ये तो सीधे सीधे मुफ्त का महाफायदा था। लिन नुओ का मार्शल सोल डेथ ट्वेन स्पाइडर एम्परर था। भले ही लाइफ और डेथ दो बिल्कुल अपोजिट पावर्स हैं, पर जब ताकत का लेवल बहुत ऊंचा हो तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकती हैं। रही बात इसकी कि इस लाइफ फोर्स को खोने के बाद तांग सैन का टैलेंट कम होगा या फ्यूचर में उसके ब्लू सिल्वर एम्परर बनने के रास्ते में कोई रोड़ा आएगा,
तो भाई लिन नुओ को उसकी कोई परवाह नहीं थी। ये पूरा सीन पलक झपकते ही हो गया। इस अचानक पलटते हुए मैच को देखकर अभी तक जो भीड़ शोर मचा रही थी वहां एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्पिरिट मास्टर्स की ये फाइट सिर्फ एक ही वार में खत्म हो जाएगी। चलो, ऐसा लगता है कि ये मैच तो मेरा हुआ। लिन नुओ हल्के से हंसा और उसका टोन सीधे तांग सैन के दिल पर छुरियां चलाने वाला था। तांग सैन, बस इसी छोटी सी औकात के दम पर तुम दूसरों के लिए स्टैंड लेने बाहर आ गए थे? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है बच्चे। इस बेइज्जती को सुनकर और अपने गाल पर लगी उस कड़कती हुई चोट के दर्द को महसूस करके तांग सैन का दिमाग पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। उसका बचा कुचा होश भी गायब हो चुका था। वो खुद को दोनों जन्मों का सबसे बड़ा जीनियस मानता था और आज उसके साथ ये हो गया। ये बर्दाश्त के बाहर था। लिन नुओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा ऐसा अपमान करे? तांग सैन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वो सांड की तरह हांफने लगा और लिन नुओ की तरफ पागलों की तरह चीखा, अरे तांग सैन, ओ तांग सैन, स्पिरिट मास्टर्स की फाइट हमेशा मार्शल सोल और स्पिरिट पावर के दम पर लड़ी जाती है। लिन नुओ थोड़ा सा हंसा और उसने अपने ब्लेड की नोक से जमीन की तरफ इशारा किया। जब खुद में दम ना हो तो पीछे से छिपकर खंजर मारना, ऐसी घटिया और चीप ट्रिक तुम इतने हक से कैसे यूज कर लेते हो? भाई, सबकी नजरें जैसे ही लिन नुओ के ब्लेड की नोक की तरफ गईं, वहां मजबूत पत्थरों के बीच वो चमकीले और ठंडे स्लीव डैगर्स धंसे हुए दिखाई दिए, जिनकी बैक साइड अभी भी हवा में हल्की सी कांप रही थी। ये देखते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स का गुस्सा फिर से फूट पड़ा और सबकी नजरें तांग सैन के लिए पूरी तरह बदल गईं। ओ भाई, ये तो पीछे से वार कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि इस लड़के में बड़ा दम है, पर ये तो पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला धोखेबाज निकला। सामने तो बड़ा सीधा और दूध का धुला बनता है और पीठ पीछे इतने गंदे और काले काम करता है। कितना मतलबी है। स्पिरिट मास्टर्स की फेयर फाइट में बाहर की चीजों से चीटिंग करना। उस फ्रॉड मास्टर का चेला भी बिल्कुल वैसा ही निकला। थू है तुम्हारी इज्जत पर। आसपास से आती इन थू थू और गंदी गालियों को सुनकर और उन नफरत भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके तांग सैन को लगा जैसे उसके सीने में खून का उबला आ गया हो। उसके गाल का घाव अभी भी बह रहा था, पर उसके दिल की बेइज्जती और गुस्सा उसकी चमड़ी को फाड़कर बाहर आ रहा था। यह तांग सेक्ट का सबसे महान हिडन वेपन है और इन गवारों और मूर्खों के मुंह से इसके लिए घटिया और चीप ट्रिक जैसे वर्ड्स निकल रहे हैं। तांग सैन ने अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी नसें तन गईं और उसके अंदर की बची कुची शर्म पूरी तरह से एक कातिलाना गुस्से में बदल के ली। उसके इस टेढ़े लॉजिक के हिसाब से लिन नुओ ने सबके सामने उसकी बेइज्जती करके न सिर्फ उसके ईगो को कुचला था, बल्कि उसके प्यारे तांग सेक्ट का भी अपमान किया था। लिन नुओ, तुझे क्या पता, इसे हिडन वेपन आर्ट कहते हैं। तांग सैन का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी नजरें लिन नुओ पर लॉक थीं और वो मन ही मन चिल्लाया, आज तूने मेरे तांग सेक्ट का अपमान किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तांग सैन की इस ढिठाई को देखकर, जहां उसने अपनी चीटिंग को हिडन वेपन आर्ट जैसा बड़ा नाम दे दिया था, पहले तो स्टूडेंट्स हैरान रह गए, पर अगले ही पल उनकी नजरों का डिस्गस्ट और नफरत 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे ओ हिडन वेपन आर्ट के गुरु, पीछे से वार करके खुद को बड़ा वीरा समझ रहे हो क्या? यहाँ अपनी इज्जत बचाने का नाटक मत करो। जब खुद में दम न हो तो चीटिंग करो और पकड़े जाओ तो बड़ी बड़ी बातें बनाओ। हमारी नॉटिंग एकेडमी में इस बार कैसा कार्टून आ गया है भाई। अभी कुछ देर पहले तो कह रहा था कि अपने लेवल पर अजय है और यहाँ लिन भाई का एक वार भी नहीं झेल पाया, चीटिंग करके भी हार गया। थू है। आसपास से आ रहे ये ताने तांग सैन के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह पड़ रहे थे। दोनों जन्मों का यह सो कॉल्ड जीनियस आज तक कभी ऐसी बेइज्जती के दौर से नहीं गुजरा था। उसकी नजर में गलती उसकी नहीं, बल्कि इन अंधों की थी जिन्हें हिडन वेपन्स की कद्र नहीं थी। चारों तरफ से होती इस थू-थू को सुनकर उसका चेहरा गुस्से के मारे बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, माथे की नसें फूल गईं और उसकी वो पवित्रता अब पूरी तरह से एक हारे हुए इंसान के पागलपन में बदल चुकी थी। अपने प्यारे चेले को इस तरह भीड़ के गुस्से में डूबता देखकर पास में खड़े यू शियाओगांग से अब और रहा नहीं गया। उन्होंने अपना गला साफ किया, जबरदस्ती हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से अपना वो महान गुरु वाला मुखौटा पहनकर अपनी बकवास थ्योरी से तांग सैन को बचाने की कोशिश करने लगे। तुम लोगों को क्या पता, स्पिरिट मास्टर्स के बीच की फाइट में हर तरह के पैंतरे जायज होते हैं। श्याओ सैन ने अपने पास मौजूद टूल्स का सही यूज किया, जिससे यह साफ होता है कि वो फाइट के मैदान में कितना दिमाग चला सकता है। इसे ही असली फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं। पर गांग जी का यह जबरदस्ती इज्जत बचाने वाला पैंतरा काम नहीं आया। भीड़ शांत होने के बजाय और ज्यादा हंसने और हूटिंग करने लगी। बस करो ओ महान मास्टर यू, अपनी ये बकवास थ्योरी अपने पास ही रखो। खुद तो लेवल 29 के एक ऐसे मास्टर हो जो सिर्फ पाद मारना जानता है, और तुम्हारा चेला भी पीछे से तीर चलाने वाला धोखेबाज निकला। इसे कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी गुरु वैसा चेला। यहाँ अपनी जोड़ी बनाकर कॉमेडी मत करो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। अब जब लिन नुओ को जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल चुका था, तो उसने अपना हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का इशारा किया। वो जानता था कि हर चीज की एक लिमिट होती है और सही टाइम पर रुक जाना ही समझदारी है, क्योंकि नॉटिंग एकेडमी के किसी अंधेरे कोने में वो बेहद खतरनाक और गुस्सैल तांग हाओ कहीं ना कहीं छिपा बैठा होगा।
तांग परिवार के लोगों के उस अजीब और बिना रूल्स वाले नेचर के हिसाब से अगर आज उसने तांग सैन को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर करके खत्म कर दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि आसमान से सीधे कई हजार किलो का वो हाउतियन हैमर आकर उसके सिर पर गिर जाता। रही बात इसकी कि तांग हाओ के वहां होने के बावजूद लिन नुओ ने तांग सैन को इतनी बुरी तरह क्यों धोया, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल था। तांग हाओ आखिरकार एक टाइटल डॉलुओ था। जब तक लिन नुओ तांग सैन की जान लेने पर नहीं उतारू होता वो बुढ़ा अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर एक 6 साल के बच्चे से लड़ने खुद मैदान में नहीं आने वाला था। ऊपर से तांग हाओ के अंदर जो घमंड कूट कूट कर भरा था उसे पूरा भरोसा था कि उसका बेटा अपने लेवल पर सबसे बेस्ट रहेगा। आज की यह फाइट देखकर तांग हाओ का